तमाशा। अपने फोन पर मैसेज देखकर मदीहा अपने कमरे में आती है तो वहाँ उम्मीद, रियान, अजहर और सोफिया पहले से ही मौजूद थे। वो अंदर आकर पूछती है, क्या हो गया, इतनी अर्जेंट क्यों बुलाया? रियान एक गहरी सांस लेकर, मेरे फ्रेंड ने आज क्लब में पार्टी रखी है उसके बर्थडे की खुशी में और हम सब इनवाइटेड है। उम्मीद, खुशी से पार्टी, वहाँ बहुत मजा आएगा, हम जरूर जाएंगे। सोफिया उसके सिर पर मारकर, कोई मजा नहीं जाएगा, घर वालों को पता चला ना तो जान से जाओगी और हम सबको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। अजहर, बिल्कुल ठीक कहा सोफिया ने, कोई इजाजत नहीं मिलेगी और वैसे भी 6 बजे के बाद बाहर जाने की इजाजत नहीं है और तुम्हें पार्टी बनाने जाना है वो भी क्लब, भूल जाओ। रियाना, गाइस काम डाउन, हम जा सकते हैं, एक रास्ता है, अगर अदनान भाई भी हमारे साथ चले। उसकी बात सुनकर मदीहा जोर जोर से हंसने लगती है, फिर हंसते हुए ही कहती है, रियली, और आपको लगता है कि वो हमारे साथ जाएंगे? यह मुमकिन नहीं है भाई। उनकी लाइफ में पार्टीज के लिए कोई जगह नहीं है, उनके लिए कोई चीज मायने रखती है तो वो है काम, काम और सिर्फ काम। रियान उसे घूरते हुए, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, तुम पहले से इतनी नेगेटिव मत बनो। सोफिया, वो ठीक कह रही है भाई, अदनान भाई अभी नहीं मानेंगे। अजहर, जो मदीहा को ही देख रहा था, कुछ सोचकर कहता है, एक तरीका है, अगर हम सब भाई के पास जाएं और उन्हें मनाएं तो वो मान जाएंगे। उसकी बात सुनकर मदीहा तुरंत बोलती है, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे देखकर गुस्सा हो जाते हैं वो। रियान, नहीं, तुम भी चलोगी? सब जाएंगे मतलब सब जाएंगे। चलो, अभी भाई नीचे कॉफी पी रहे होंगे, इससे पहले वो कोर्ट जाए अपन बात करते हैं। इतना कहकर वो मदीहा का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए ले जाने लगता है और बाकी सब भी उनके पीछे जाते हैं क्योंकि पार्टी में तो सबको जाना था। वो सब नीचे आते हैं तो उन्हें ऐसे देखकर नाजिया जी कहती है, ओ मंडली, कहाँ चली, क्या खुरापाती चल रही है अब तुम्हारे दिमाग में? रियान, नहीं चाची, वो भाई से कुछ काम है, कहाँ है वो? नाजिया जी, अदनान तो अपने स्टडी रूम में है, जाओ मिल लो, अभी कोर्ट ही जाने वाला है। नाजिया जी की बात सुनकर वो सब स्टडी रूम की तरफ जाते हैं और वहां जाकर दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से अदनान की वही गहरी आवाज आती है, कम इन। उसकी आवाज सुनकर सब अंदर जाते हैं और एक साथ एक के बगल में एक खड़े हो जाते हैं। अदनान जब नजर उठाकर देखता है तो उन सबको ऐसे देखकर अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए कहता है, तुम सब यहाँ क्या काम है? रियान डरते हुए कहता है, वो भाई, दरअसल मेरे एक फ्रेंड ने पार्टी रखी है, हम सब इनवाइटेड है, आप भी चलिए ना हमारे साथ। अदनान, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है और तुम लोगों को भी इजाजत नहीं है तो चुपचाप घर पर बैठो। अजहर भाई, प्लीज चलिए ना। अदनान उसे घूरकर, तुम भी इन बेवकूफों के साथ बेवकूफ बनते जा रहे हो, ऑफिस नहीं जाना तुम्हें, यहाँ इनके साथ इनके स्टूपिड कामों में पार्ट लेने की कोशिश जरूर नहीं है। उसकी बात सुनकर अजहर खामोश हो जाता है, अब उसके पास कुछ कहने के लिए नहीं था। कुछ सोचकर इस बार सोफिया कहती है, भाई प्लीज ना, कभी कभी चलता है, अगर आप चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना घर वाले भी नहीं जाने देंगे, प्लीज भाई। उसे इस तरह कहता देख उम्मीद भी कहती है, भाई प्लीज ना, हम जल्दी आ जाएंगे ना, आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा। इस बीच मदीहा खामोशी से सोफिया के पीछे खड़ी थी और अदनान की नजरें उसी पर थी जो खामोशी से नीचे फर्श को घूर रही थी। उसकी हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। अदनान अपनी फाइल उठाकर उसे पढ़ते हुए सख्त आवाज में, मेरा जवाब अभी भी वही है, कोई कहीं नहीं जाएगा, ना मैं ना तुम लोग। उसकी ना सुनकर सबका मुंह उतर जाता है। तभी अजहर धीरे से मदीहा के कान में कहता है, मदीहा तुम भी बोलो एक बार भाई को प्लीज। मदीहा उतने ही धीरे कहती है, नहीं, मुझे डर लगता है, कुछ सुना देंगे अभी तो, और जब आपकी नहीं सुनी तो मेरी क्या खाक सुनेगे? अजहर, यार एक बार कहो तो प्लीज, हम सब के लिए। उसकी बात सुनकर मदीहा हिम्मत कर अदनान की तरफ देखकर कहती है, प्लीज चलिए ना, हम जल्दी आ जाएंगे और आपको भी तो अपना मूड रिफ्रेश करना चाहिए। उसकी आवाज सुनकर अदनान नजरें उठाकर उसे देखता है जो अभी भी सोफिया के पीछे ही खड़ी थी। वहीं बाकी सब भी कहने लगते हैं, प्लीज ना भाई, चलिए प्लीज प्लीज प्लीज। अदनान बिना किसी भाव के एक टक मदीहा की आंखों में देखते हुए, कोर्ट के बाद में डायरेक्ट वहां पहुंच जाऊंगा, मुझे एड्रेस सेंड कर दो और अब दफा हो यहाँ से। उसकी मंजूरी मिलते ही सब हैरान और खुश एक साथ हो जाते हैं। रियान, आप मान गए सच में? अदनान, अगर तुम सब 1 मिनट में यहाँ से दफा नहीं हुए तो मैं अपना इरादा जरूर बदल लूंगा, समझे? उसकी बात सुनकर वो सब वहां से तुरंत गायब हो जाते हैं और अदनान भी एक गहरी सांस लेकर अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर सीधा कोर्ट के लिए निकल जाता है। आज उसकी बहुत इम्पोर्टेंट हायरिंग थी। शाम 7 बजे सभी लोग तैयार होकर नीचे मदीहा और सोफिया का इंतजार कर रहे थे। बाकी घर वाले भी वहीं मौजूद थे, पर उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अदनान खुद उन सब के साथ जाने वाला है, क्योंकि अदनान ऐसे कहीं जाता नहीं है। पर फिर अदनान के फैसले के आगे किसी ने कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। रियान ने एक ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट शर्ट और ब्लैक जैकेट कैरी की हुई थी, वो काफी हैंडसम लग रहा था।
अजहर ने भी ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था, वो भी बेहद लाजवाब लग रहा था। वहीं सोफे पर बैठी उम्मीद ने एक रेड कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, वो भी काफी प्यारी लग रही थी। जिम क्लब में वो लोग जा रहे थे। दरअसल वो एक रेस्टोरेंट था जिसके अंदर ही एक छोटा सा क्लब बना हुआ था, जो कि दिल्ली के मशहूर और सबसे महंगे रेस्टोरेंट में से एक था, इसलिए वहां पर एज को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब जा सकते थे, काफी फैमिली फ्रेंडली जगह थी वो। रियान चिढ़ते हुए, कहाँ रह गई ये लड़कियां, हद होती है, अब तक हमें वहां पहुंच जाना चाहिए था। अजहर, पता नहीं इनका मेकअप कब खत्म होगा। उम्मीद भाई में गई थी उन्हें बुलाने, उन्होंने कहा था 5 मिनट में आ जाएंगी। रियान, बेटा तू पिछले आधे घंटे से यही कह रही है, अब बस बहुत हुआ में। उसने इतना कहा ही था कि उसकी नज़र सीढ़ियों की तरफ जाती है और वो वही देखता रह जाता है। उसकी नज़रों का पीछा करते हुए अजहर भी उधर देखता है तो बस देखता रह जाता है। सीढ़ियों से मदीहा और सोफिया उतर रहे थे। सोफिया ने एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं मदीहा का तो क्या कहना, उसने एक ग्रीन कलर की साटन की लोग शाइनी स्कर्ट पहनी थी और उसके ऊपर व्हाइट कलर का फुल स्लीव टॉप, बालों का मैसी बन बनाया हुआ था, कानों में पर्ल इयररिंग्स, हल्का सा मेकअप, दैट्स इट। वो दोनों लड़कियां कमाल लग रही थी, पर उनके कपड़े पूरी तरह से कवर थे। सिद्दीकी हाउस में उन्हें इजाजत नहीं थी कि वो ज्यादा खुले कपड़े पहने और उन्हें वो सब पसंद भी नहीं था, इसलिए वो हमेशा पूरे ढके हुए ही कपड़े पहनती थी। अभी भी भले ही वो बाहर रेस्टोरेंट जा रही थी और उनके कपड़े पूरी तरह से स्टाइलिश और ढके हुए थे, यहाँ तक कि उनकी स्लीव्स भी फुल थी। वो दोनों नीचे आती है तो रियान और अजहर को खुद को ऐसे देखते हुए कहती है, क्या हुआ? रियान, मुझे नहीं पता था कि मेरी चमगादड़ जैसी दिखने वाली बहनें कभी कभी सुंदर भी दिखने लगते हैं। सोफिया गुस्से में, भाई काम से काम ठीक से तारीफ तो कर दो, हद होती है इंसान की। मदीहा रियान को घूरते हुए, मुझे तरस आता है आपकी फ्यूचर वाइफ पर, उसे भी ऐसे ही कमेंट करेंगे आप? रियान, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे इस मजाक को तुम्हें तो सीरियसली लेना है। उसकी बात सुनकर वो दोनों उसे घूरती है तो अजहर बात संभाल कर कहता है, अरे लड़ो मत यार, हमें चलना है और तुम दोनों बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसने यह बात सोफिया को देखकर कही थी, जिस पर वो शर्मा कर नजरें झुका लेती है। वही उसे ऐसे देखकर मदीहा कहती है, हम खूबसूरत लग रहे हैं अजहर भाई, या सिर्फ आपकी सोफिया खूबसूरत लग रही है? ये कहते वक्त उसने आपकी पर जरा जोर दिया था, जिसे महसूस कर अजहर तुरंत हड़बड़ाते हुए कहता, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, चलो देर हो रही है। ये कहते हुए वो तुरंत बाहर चला जाता है और बाकी चारों भी हंसते हुए उसके पीछे जाते हैं। करीब आधे घंटे बाद उनकी कार हंग्री बर्ड्स रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकती है और वो सब अंदर जाते हैं। अंदर रियान के भाई अर्जुन ने ये पूरी जगह आज के लिए बुक करी हुई थी। चारों तरफ जोर जोर से म्यूजिक बज रहा है, काफी सारे यंगस्टर्स डांस कर रहे थे। एक तरफ बड़े से काउंटर पर ड्रिंक्स, बियर, वाइन, वोडका और भी काफी कुछ अवेलेबल था। काफी सारे यंगस्टर्स चिपक कर डांस कर रहे थे। अंदर आते ही शराब की स्मेल एकदम से मदीहा और सोफिया को हिट करती है। वहीं उम्मीद, जो उन सब में सबसे छोटी थी, वो घबराते हुए मदीहा का हाथ पकड़ लेती है। यकीनन वहां का माहौल उन तीनों ही लड़कियों को वो जगह पसंद नहीं आई थी। मदीहा, चलते हैं ना, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, आपने कहा था हम रेस्टोरेंट जाएंगे, ये तो बार है, इट्स सो डिस्गस्टिंग। रियान परेशान होते हुए, हाँ यार मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, एक काम करते हैं थोड़ी देर रुकते हैं, मैंने भाई को भी यहाँ का एड्रेस भेज दिया है, जैसे ही वो आएंगे हम सब यहाँ से चलेंगे। अजहर, उम्मीद, मदीहा और सोफिया को एक सोफे पर बिठाते हुए, तुम तीनों यहाँ बैठो, तब तक हम रियान के दोस्त से मिलकर आते और खबरदार कुछ खाना पीना नहीं। इतना कहकर वो दोनों चले जाते हैं। सिद्दीकी परिवार में से कोई भी कभी ऐसी जगह नहीं आता था। वो लोग काफी रिस्पेक्टफुल लोग थे। शराब, ड्रग्स, नाच गाना, ऐसे कोई भी शौक उनके यहाँ किसी के नहीं थे। उम्मीद आसपास देखकर डरते हुए, बाजी मुझे वॉशरूम जाना है। मदीहा, अभी यहाँ हम कहीं नहीं जा सकते, जरा सब्र करो। उसकी बात सुनकर उम्मीद बुरा सा मुंह बनाकर, नहीं बाजी एजेंट है समझो ना। उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि एजेंट ही है। ये देखकर उसे ऐसे बेचैन देखकर सोफिया कहती है, मदीहा तुम यहाँ रुको, मैं इसे वॉशरूम लेकर जाती हूँ। मदीहा, पर मैं क्यों रुकूं, मैं भी चलती हूँ ना। सोफिया, नहीं, अगर भाई और अजहर जी यहाँ आए तो फिक्र करेंगे ना, तुम रुको, हम अभी गए अभी आए। इतना कहकर सोफिया उम्मीद को लेकर चली जाती है और मदीहा वही खड़ी रह जाती है। इधर रेस्टोरेंट के बाहर एक महंगी ब्लैक कार आकर रुकती है, जिसमें से अदनान निकलता है। उसने इस वक्त व्हाइट शर्ट, ब्लैक पेंट और ब्लैक टाई पहनी हुई थी। टाई तो मदीहा ने ही पहनाई थी। वो सीधा अपने ऑफिस से ही आया था। फिलहाल चेहरे पर थकावट थी, पर उसके हुस्न में कोई कमी नहीं थी। वो अभी भी उतना ही हैंडसम और हॉट लग रहा था जितना हमेशा लगता था। वो रेस्टोरेंट के अंदर आता है तो वहाँ का माहौल देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर मदीहा और बाकी लोगों को ढूंढने लगता है। इधर मदीहा वही एक तरफ खड़ी थी कि तभी उसके पीछे कुछ लड़कों का ग्रुप खड़ा हुआ था। उसमें से एक आदमी उसकी पीठ को घूरते हुए कहता है, उफ, क्या लड़की है,
खूबसूरत और बेहद हसीन, पीछे से इतनी हॉट है तो आगे से कितनी हॉट होगी, और कपड़ों के साथ इतनी सेक्सी है तो बिना कपड़ों के कितनी सेक्सी होगी। उसके ऐसे भद्दे कमेंट सुनकर मदीहा डर से कांप रही थी। उसे अपने ऊपर उन लोगों की गंदी नजरें साफ महसूस हो रही थी। मदीहा चाहे घर में कितनी ही शैतान हो, पर बाहर अनजान लोगों के बीच वो एक डरपोक और मायूस लड़की थी जो खुद के लिए आवाज भी शायद ना उठा पाए। इस वक्त वो बस दुआ कर रही थी कि सोफिया या कोई और उसके पास आ जाए। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज आती है, तू उसको छोड़, ये सोच कि तू बिना पैरों के कैसा लगेगा। यह आवाज सुनकर मदीहा फौरन पलटकर देखती है तो अदनान उन लड़कों के सामने खड़ा था और इस वक्त उन्हें जिन नजरों से देख रहा था ये साफ था कि एक कयामत अभी आने वाली है। वो लड़का अदनान की पर्सनालिटी देखकर एक पल को घबरा जाता है और हकलाते हुए कहता है, का कौन हो तुम और समझते क्या हो तुम? अदनान हल्का मुस्कुराते हुए, मैं कौन हूँ यह अभी पता चलेगा, तुम्हें सब्र रखो। उसकी बात सुनकर वो लड़का उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी अदनान उसका हाथ पकड़कर एकदम जोर से मरोड़ देता है और उस लड़के की जोर से चीख निकल जाती है, आए है। यह आवाज सुनते ही पूरी रेस्टोरेंट में खामोशी छा जाती है और अभी तक जो जोरों शोरों से म्यूजिक सिस्टम बज रहा था वो एकदम से बंद हो जाता है और सभी अदनान को देखने लगते हैं जिसने अभी बड़ी बेरहमी से उस लड़के का हाथ पकड़ा हुआ था। अजहर और रियान का ध्यान भी जब अदनान पर जाता है तो उसे ऐसे गुस्से में देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल सोफिया और उम्मीद का था जो अभी अभी वहां आए थे। वही मदीहा तो डर से कांप रही थी, पर कहीं ना कहीं एक सुकून था अदनान को देखकर। वही अदनान उस लड़के को बड़ी बेरहमी से छोड़कर अपने हाथ झटकता है और अपनी घड़ी उतारकर मदीहा की तरफ बढ़ाता है तो वो नमा आंखों से उसे देखने लगती है पर घड़ी लेती नहीं है। अदनान सख्त आवाज में, पकड़ो। उसकी आवाज सुनकर मदीहा होश में आती है और वो घड़ी पकड़ लेती है। उसके इरादे समझते हुए अजहर और रियान उसकी तरफ बढ़ते हैं तो अदनान बीच में ही कहता है, खबरदार अगर एक कदम और बढ़ाया तो। उसकी खतरनाक आवाज सुनकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। वहीं म्यूजिक रुका देख अदनान जरा जोर से कहता है, अब ये गाना किसने बंद किया, टर्न ऑन द म्यूजिक। उसकी बात सुनकर म्यूजिक सिस्टम पर बैठा लड़का फौरन गाना बजाना शुरू कर देता और गाना बजता है, सॉन्ग, हुआ छोकरा जवान री, हुआ छोकरा जवान री, हे 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 हे। अर्रे छूज़ छू छू करता है गलियों और चौबारों में, फेन का फाकी करता फा टू टू अपने यारों में। आए फेन का फाकी कुछ नहीं, सच बात जो बयान की, दहाड़ है जवान की मादांगी मस्तान की होए। अदनान अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए उस लड़के के पास जाता है और उस लड़के को कॉलर से उठाकर तेज घूसा मारत है जिससे वो लड़का लड़खड़ाते हुए 4 कदम पीछे गिरता है। सीधा अदनान का गुस्सा देखकर सबकी रूह कांप रही थी, पर गाना लगातार बज रहा था। ए फ्लैट टू भी मान ल, नैनों के जाम द, हो आजा री आजा री आजा री आजा री आजा। हुआ छोकरा जवान री जवान री जवान री, हुआ छोकरा जवान री हुआ छोकरा जवान री। हाँ आए, हाँ हाँ हाँ, मेरे मुन्ना बात सन्ना, ये जवानी नहीं कोई खिलौना, पहले जाओ सीख के आओ, प्यासे नैनों की प्यास को बुझाना, तभी टू तभी टू तभी टू तभी टू होगा। म्यूआ छोकरा जवान री, म्यूआ छोकरा जवान री, ओ चांद बेबी ओए, जो चांस देगी क्यों दून, प्यास क्या है मैं भूख भी मिटा दून, हो मैंने सीखे और सिखाए, नैन क्या है पूरे तन को मैं भीगा दून, ओ ना जा री आजा री आजा री आजा आ। हुआ छोकरा जवान री, हुआ छोकरा जवान री। अदनान वही रखी एक बियर की बोतल उठाकर उस लड़के के सर पर सीधा मारता है। ये सब देखकर सब और डर जाते हैं। मदीहा तो बुरी तरह कांप रही थी। उसे ऐसे डरता देख सोफिया आगे बढ़कर उसे गले लगा लेती है। उसे पता था मदीहा पर इन सब का क्या असर पड़ता था, और उसके गले लगाते ही मदीहा के हाथ में अदनान की वो लाखों की घड़ी छूटकर गिर जाती है और मदीहा कसकर सोफिया को पकड़ लेती है। उम्मीद भी सोफिया के गले लग जाती है, वो तो अभी वैसे ही बच्ची थी। वही अदनान का गुस्सा देखकर अजहर आगे बढ़कर कहता है, भाई प्लीज मर जाएगा वो। पर अदनान पर जैसे भूत सवार था, वो बस उस लड़के को मारे जा रहा था। अदनान उसे कॉलर से पकड़कर गुस्से में उसके कान में कहता है, हिम्मत कैसे हुई मेरी मलकियत पर नजर डालने की, मेरी कपकेक को देखने की, हाउ डरे यू टू लुक एट हर ब्लडी रास्कल। उसने ये सब इतने धीरे कहा था कि उस आदमी के अलावा किसी को सुनाई नहीं दिया। इधर मदीहा का रोना बढ़ता जा रहा था। उसे ऐसे देखकर अजहर के दिमाग में कुछ आता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, भाई मदीहा डर रही है। मदीहा का नाम सुनकर अदनान के हाथ उस लड़के को मारते मारते रुक जाते हैं और वो उसे छोड़कर फौरन मदीहा की तरफ पलटता है। अब तक वो लड़का बेहोश होकर गिर चुका था और रेस्टोरेंट की हालत भी खराब हो चुकी थी।
इधर अदनान मदीहा को ऐसे रोता देख उसके तरफ कदम बढ़ाया है और उसे अपनी तरफ आता देख मदीहा डरकर सोफिया को और कसकर पकड़ लेती है। यकीनन उसे अदनान का ये रूप देखकर डर लग रहा था। वही उसे ऐसे डरता देख अदनान को और गुस्सा आने लगता है। वो उसके पास जाकर अपनी गहरी आवाज में कहता है, यहाँ आओ। पर उसकी बात सुनकर मदीहा जोर जोर से नामे गर्दन हिलाने लगती है और सोफिया को और कसकर पकड़ लेती है। उसका डर समझते हुए सोफिया कहती है, भाई वो डर रही है अभी। इससे आगे वो कुछ नहीं कह पाती क्योंकि अदनान उसे घूर कर देखता है। अदनान दोबारा इस बार जरा तेज आवाज में गुस्से में कहता है, मैंने कहा यहाँ आओ वरना एक बोतल तुम्हारे सिर पर फोड़ूंगा। उसकी धमकी सुनकर मदीहा रोते हुए ही सोफिया से दूर होकर उसके पास जाती है, पर 3 कदम की दूरी पर ही रुककर खड़ी हो जाती है। वही अदनान उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। आज वो यकीनन बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उन्हें इन कपड़ों में देखकर अदनान का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो गुस्से में ही उसकी तरफ कदम बढ़ाता है। उसे और गुस्से में देखकर मदीहा डरते हुए आंखें बंद कर लेती है और तुरंत पीछे होती है। पर तभी अदनान एक झटके में उसे गोद में उठा लेता है और बाकी सबको देखकर कहता है, सीधा घर। इतना कहकर वो मदीहा को लेकर बाहर की तरफ बढ़ जाता है। वही मदीहा डरते हुए सोफिया को उम्मीद से देख रही थी। जारी है खाना खिलाना। अदनान गाड़ी से सिर टिकाए बैठी शांति से आंखें बंद किए बैठा था और मदीहा मसलसल 15 मिनट से रोए जा रही थी, पर अदनान ने एक बार देखा भी नहीं उसकी तरफ। वो बस रेस्टोरेंट से लाकर उसे पैसेंजर सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर सिर सीट से टिकाए बैठ गया। ना उसके गाड़ी स्टार्ट की ना कुछ कहा। वही उसकी इसी खामोशी से मदीहा डरकर कांप रही थी। अभी अभी ही उसने अदनान के जलवे देखे थे कि कैसे बेरहमी से उसने उस लड़के को मारा था। मदीहा अपनी सीट से चिपकी काफी देर तक रोती रोती जब थक गई तो फिर अपने आप ही चुप हो गई, पर उसका डर अभी भी बरकरार था। वो अभी भी कांप रही थी। उसे चुप होता देख अदनान बिना आंखें खोले वैसे ही आंखें बंद करे सीट से लगे कहता है, मन भर गया या और रोना है। उसकी बात सुनकर मदीहा दोबारा जोर जोर से रोने लगती है। वही उसे ऐसे रोता देख अदनान आंखें खोलकर उसे देखकर एक गहरी सांस लेकर कहता है, रो लो मन भर कर। उसकी बात सुनकर मदीहा की रोने की स्पीड और बढ़ जाती है, पर करीब 10 मिनट बाद मदीहा धीरे धीरे चुप हो जाती है और उसे चुप देखकर अदनान डेस्कबोर्ड पर रखी पानी की बोतल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, पी लो, थक गई होगी, कुछ एनर्जी मिल जाएगी, अभी मन नहीं भरा होगा, ना रोकर। उसकी बात सुनकर मदीहा उसके हाथ से बोतल ले लेती है क्योंकि वो सच में रो रोकर थक गई थी और उसका गला भी सूख गया था, इसलिए वो चुपचाप पानी पीने लगती है। वही आप उसे थोड़ा रिलैक्स देखकर अदनान कार स्टार्ट करता है और घर की तरफ मोड़ लेता है। कार में मदीहा एकदम चुपचाप बैठी थी, पर अचानक उसे ठंड महसूस होने लगती है। बाहर आज टेम्परेचर काफी कम हो रहा था। अक्टूबर की आखिर के दिनों में ठंड शुरू होना तो लाजमी था, ऊपर से दिल्ली की सर्दी तो माशाल्लाह ही होती है। अदनान एक नज़र उसे देखता है तो उसे ऐसे ठंड से कांपता देख पीछे से अपना कोट उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, कवर योरसेल्फ। मदीहा हिचकिचाते हुए, नहीं मैं ठीक हूँ। अदनान उसकी ना सुनकर एक गुस्से वाला लुक देकर कहता है, तुम पहन रही हो या मैं पहनाऊं? उसकी आवाज में गुस्से समझकर मदीहा जल्दी से उसका कोट पहने लेती है और अदनान दोबारा कार स्टार्ट करता है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहता है, कुछ खाया है? उसकी आवाज सुनकर मदीहा ना में सर हिलाती है क्योंकि अब उसे भी याद आता है कि उसने सुबह के बाद से कुछ नहीं खाया था। अदनान उसकी ना सुनकर नागवारी में अपना सिर हिलाता है और गाड़ी एक रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ देता है। कुछ देर बाद उसकी कार एक बेहद खूबसूरत रेस्टोरेंट के सामने रुकती है। अदनान कार से निकलकर दूसरी तरफ का दरवाजा खोलता है और फिर मदीहा के आगे अपना हाथ बढ़ाकर उसे निकालने का इशारा करता है। तो मदीहा पहले तो उसके बड़े से हाथ को देखती है, फिर हिम्मत कर उसके हाथ में अपना हाथ देकर बाहर उतरती है, पर गाड़ी से उतरते ही उसके हाथ से अपना हाथ तुरंत छुड़ा लेती है। वही उसकी इस हरकत पर अदनान उसे घूर कर देखता है पर कहता कुछ नहीं है। वो दोनों रेस्टोरेंट में आते हैं तो वो ज्यादातर खाली था। अदनान आगे बढ़कर एक सीट पर बैठता है और मदीहा को सामने वाली सीट पर बैठने का इशारा करता है तो वो भी कुछ हिचकिचा कर बैठ जाती है। उनके बैठते ही वहां एक वेटर आकर पूछता है, सर आप क्या लेंगे? उसकी बात सुनकर मदीहा मेन्यू की तरफ हाथ बढ़ाती है, पर उससे पहले ही उसके कान में अदनान की आवाज आती है जो वेटर से कह रहा था, 1 व्हाइट सॉस पास्ता, 1 चिकन बर्गर हैमबर्गर एंड 1 चॉकलेट आइसक्रीम। उसका ऑर्डर लेकर वेटर तो चला जाता है, पर मदीहा हैरानी में अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा कर अदनान को देखने लगती है क्योंकि वो सारा खाना जो अदनान ने ऑर्डर किया था वो मदीहा का फेवरेट था। उसे ऐसे हैरानी में देखकर अदनान अपना फोन स्क्रॉल करते हुए कहता है, अपने छोटे से दिमाग को इतनी तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, तुम बचपन से यही सब खाती आई हो, इसलिए मुझे पता होना कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी बात सुनकर मदीहा झेपकर फौरन अपनी नजरें हटा लेती है। थोड़ी देर बाद वेटर खाने को बड़े सलीके से रखकर चला जाता है और उस डिलिशियस खाने को देखकर मदीहा अपने मन में सोचती है, या अल्लाह,
मुझे तो लगा था यह मुझे डांटेंगे, पर ये तो खाना खिला रहे हैं, कहीं खिला पिलाकर हलाल तो नहीं कर देंगे मुझे। इनके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे, मुझे क्या पता मुझे खिलाकर मेरी ही बिरयानी बनाकर खुद खा जाए। इनका कोई भरोसा नहीं है, जब उस लड़के को इतनी बेदर्दी से मार सकते हैं तो मैं तो फिर भी इनको फूटी आंख नहीं सुहाती। वो यही सब सोच रही थी कि उसके कानों में अदनान की सख्त आवाज आती है, मेरे इरादों के बारे में बाद में डिस्कशन करना, फिलहाल खा लो, भूखे को खिलाना सवाब का काम होता है, मैं वही कर रहा हूँ, तो अपने पिद्दी से दिमाग को जरा विराम दो। उसकी बात सुनकर मदीहा जल्दी से खाना खाने लगती है, पर फिर अचानक कुछ सोचकर अदनान से पूछती है, आप नहीं खाएंगे? अदनान बिना उसकी तरफ देखे अपने फ़ोन में मेल्स चेंज करते हुए कहता है, मेरी पसंद इतनी बुरी नहीं है जो ये स्टूपिड सा खाना खाओ। मदीहा अपना सर नीचे करे खाती हुए कहती है, हाँ आपकी पसंद तो बहुत ऑथेंटिक है ना। अदनान उसे घूरते हुए, मेरी पसंद के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि जो मुझे पसंद है वो सबसे खास होता है, सबसे मुख्तलिफ, सबसे खूबसूरत। उसकी बात सुनकर मदीहा अजीब सा चेहरा बनाकर कहती है, पर वेजिटेबल सूप, स्टू और सैलड तो इतना अच्छा नहीं होता जितना आप बता रहे हैं। उसकी बात सुनकर अदनान नासमझी में पूछता है, मतलब? मदीहा बर्गर का एक बड़ा बाइट लेते हुए कहती है, आपकी यही तो पसंद है, वेजिटेबल सूप और सैलड, यही घास फूस तो खाते हैं आप। उसकी बात सुनकर अदनान गुस्से में अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि यकीनन वो खाने के बारे में बात नहीं कर रहा था। वो आगे खोलकर उसे घूरते हुए कहता है, तुम सच में निहायत ही बेवकूफ़ हो। उसकी बात सुनकर मदीहा मायूसी से उसे देखती है, फिर वापस खाने लगती है। उसे आदत हो गई थी अदनान से बेइज्जती कराने की। इधर दूसरी तरफ सोफिया और उम्मीद बैक सीट पर बैठी थी और अजहर और रियान आगे। अजहर कार ड्राइव कर रहा था। चारों के चेहरे पर डर था, क्योंकि उन्हें पता था अब अदनान कुछ तो बड़ा करेगा उनके साथ। तभी उम्मीद डरते हुए कहती है, अदनान भाई क्या करेंगे अब हमारे साथ? रियान, जो करेंगे अच्छे नहीं करेंगे। सोफिया कुछ सोचते हुए, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई भाई, मदीहा को क्यों अपने साथ ऐसे ले गए? रियान, हाँ यार पता नहीं मदीहा और उनका क्या चलता रहता है, उसको खुद इतना डांटते हैं पर कोई और उसे कुछ कहे ये बर्दाश्त नहीं, उन्हें खुद उसे सजा भी देते हैं पर उसके नाज नखरे भी उठाते हैं, और आज तो एक लड़के का क्या हाल कर दिया। सोफिया, हाँ और यह पहली बार नहीं है, याद है जब मदीहा हाई स्कूल में थी तक एक लड़के ने उसे प्रोपोज कर दिया था, और फिर भाई ने क्या हाल किया था, पूरे 15 फ्रैक्चर आए थे उस लड़के को। अजहर को जब लगता है कि यह लोग ज्यादा डिकॉर्ड करने लगे हैं तो वो बात बदल कर कहता है, मदीहा और भाई को छोड़ो, अपनी सोचो, भाई अपने साथ क्या करेंगे? रियान डरते हुए, आप सही कह रहे हैं भाई। इधर मदीहा और अदनान रेस्टोरेंट से बाहर आकर वापस कार में बैठते हैं और अदनान कार स्टार्ट करता है, पर करीब 15 मिनट बाद अचानक कार रुक जाती है। वो दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो भी कार स्टार्ट नहीं होती। ये देखकर उसका दिमाग जो पहले से खराब था और खराब होने लगता है, वही मदीहा भी उसका बिगड़ता हुआ मूड देख रही थी, पर कहती कुछ नहीं है। इधर अदनान कार से निकलकर कार खोलकर चेक करता है तो कोई वायर टूट गया था, जिसकी वजह से कार से धुआं निकलने लगता है। ये देखकर मदीहा भी बाहर आती है और चुपचाप वहीं खड़ी हो जाती है। अदनान गुस्से में कार पर एक घूंसा मारकर कहता है, शिट, आज किस्मत ही खराब है, पहले दिमाग खराब हुआ और अब कार। उसकी बात सुनकर मदीहा खुद में बड़बड़ाती है, जब इंसान ही खराब हो तो किस्मत का क्या दोष? उसे ऐसे बड़बड़ाते देख अदनान उसे घूर कर देखता है तो वो चुपचाप नजरें झुकाए खड़ी हो जाती है। वहीं अदनान घर पर ड्राइवर को फोन करने की कोशिश करता है, पर कोई फोन नहीं उठाता, जिससे उसका माथा और ठनक जाता है और वो चिढ़ते हुए कहता है, किस बात के पैसे देता हूँ इन्हें मैं, जब यह एक फोन तक नहीं उठा सकते। मदीहा, अब हम कैसे जाएंगे? अदनान उसे घूरते हुए, अभी तुम्हारे लिए स्पेसशिप बुलवाता हूँ। मदीहा, नहीं आप बस एक कार बुला लीजिए। अदनान, कोई कार नहीं आ सकती, हमें घर जाना है तो पैदल ही जाना होगा, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। मदीहा हैरान होकर, दूर नहीं है, क्या कह रहे हैं आप? 1 किलोमीटर दूर, यह इतना कैसे चलूंगी मैं? अदनान सख्ती से, चुपचाप चलो और अपने इन छोटे छोटे पैरों को यूज में लाओ, कम ऑन। इतना कहकर वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है। अब बेचारी नाजुक सी मदीहा के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। जिंदगी में शायद वो कभी इतना नहीं चली होगी जितना अब उसे चलना पड़ेगा 1 किलोमीटर, यह सोचकर ही उसे थकान हो रही थी। पर फिर कुछ सोच वो अदनान का हाथ पकड़ने की जगह उसकी एक उंगली पकड़ लेती है, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मम्मी की पकड़ लेता है वैसे ही। उसकी इस हरकत पर अदनान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, पर फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। जारी है बातें। मदीहा अदनान की उंगली पकड़े चल रही थी और अदनान भी बीच बीच में एक नज़र उसे देख लेता। अभी मुश्किल से वो दोनों 100 मीटर ही चले होंगे कि अचानक मदीहा रुक गई। उसे रुकता देख अदनान पूछता है, क्या हुआ? मदीहा, मैं नहीं चल सकती इन हील्स में, इट्स कॉम्प्लिकेटेड टू वॉक इन दिस।
उसकी बात सुनकर अदनान का ध्यान उसके पैरों में पहनी हील्स पर जाता है। वो ज्यादा ऊंची तो नहीं थी, पर क्योंकि मदीहा ये सब नहीं पहनती थी उसके लिए मुश्किल थी इनमें भी चलने में। अदनान उसे डांटते हुए, जब पहना नहीं जाता तो क्यों पहनी है? मदीहा मायूसी से कहती है, तो क्या करूं मैं, उम्मीद से भी छोटी लगती हूं मैं, ऐसे तो सब मुझे बच्ची समझेंगे, अब मैं बड़ी हो गई हूं। फिर थोड़ा आगे आकर कहती है, देखिए आपकी चेस्ट तक आती हूँ मैं, बस कंधे तक भी नहीं आती, सबको तो लंबे लंबे लोग पसंद होते हैं, मैं तो छोटी सी हूँ। अदनान एक गहरी सांस लेकर, तो अगर तुम हील्स पहनोगी तो बड़ी लगने लगेगी। मदीहा मुस्कुराते हुए, हाँ देखिए हिल्स के साथ में आपके कंधों तक तो आ रही हूँ और बड़ी भी लग रही हूँ। अदनान के चेहरे पर उसकी बातें सुनकर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, पर वो मुस्कुराहट कोई देख नहीं पाता। फिर वो नीचे झुककर उसके पैरों की तरफ हाथ बढ़ाता है तो मदीहा तुरंत पीछे होकर हड़बड़ाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप? माना कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, पर आपको मेरा आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है। उसकी इस बात पर अदनान उसे घूरकर देखता है और सख्ती से कहता है, खबरदार अगर एक भी कदम पीछे लिया तो या अपनी जबान खोली तो। उसकी बात सुनकर मदीहा फौरन अपने मुंह पर एक उंगली रख देती है और उसे सीधा खड़ा देखकर अदनान बड़े आराम से उसके पैरों से हील्स निकालता है। उसे इस वक्त अगर कोई देख ले तो उसे हैरानी से ही हार्ट अटैक आ जाए। अदनान सिद्दीकी, जिसके आगे बड़े से बड़ा जज भी बोलने से पहले सोचता है, जिसकी एक नज़र से लोगों की रूह कांप उठती है, जो कभी किसी से नजरें झुकाकर बात तक नहीं करता, जिसके आगे बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, क्रिमिनल्स अपने जूते खिस देते हैं सिर्फ एक बार मिलने के लिए, आज वही अदनान सिद्दीकी खुद अपने घुटनों पर बैठा किसी लड़की की सैंडल्स निकाल रहा था। अदनान उसके हिल्स निकालकर पलटकर उसकी तरफ बैठते हुए कहता है, चढ़ जाओ। मदीहा हैरानी से, आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर लेकर जाएंगे, पर घर तो बहुत दूर है अदनान, और कोई तरीका नहीं है, अगर तुम अपने पैरों से चलकर जाओगी तो घर आते आते घुल जाओगी। उसकी बात सुनकर मदीहा भी चुपचाप उसकी पीठ पर चढ़ जाती हैं और उसकी गर्दन के चारों तरफ अपने हाथ लपेट लेती है। वही उसके बैठने के बाद अदनान बड़े ध्यान से खड़ा होता है और घर की तरफ चल देता है। मदीहा को बड़ा मजा आ रहा था इस राइड में, वो खुश थी कि कम से कम चलकर तो घर तक नहीं जाना। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो कहती है, सुनिए अदनान, हम। मदीहा, थैंक यू। अदनान, किस लिए? मदीहा जरा मायूसी से, मुझे बजाने के लिए। आज पता है, जब वो लड़का मेरे बारे में ऐसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहा था तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा गला घोंट रहा हो, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। पर आपको उसे ऐसे मारना नहीं चाहिए था। अब अगर उसने पुलिस कंप्लेंट करी तो पुलिस आपको जेल में बंद कर देगी। अदनान मुस्कुराते हुए उसकी मासूम बातें सुन रहा था। वो कुछ सोचकर कहता है, अच्छा है ना, मैं चला जाऊंगा, तुम तो खुश होगी। तुम्हें तो मेरे आसपास रहने से भी डर लगता है, मेरे बारे में सबसे बिचंग भी करती हो, तो अगर पुलिस मुझे ले जाएंगी तो तुम तो खुश होगी ना? उसकी बात सुनकर मदीहा ना में जल्दी जल्दी सर हिलाकर कहती है, हूँ ऐसा नहीं है, आपसे जरूर यह सब कुछ उम्मीद ने कहा होगा। मैं तो कभी नहीं करती आपकी बिचिंग, बल्कि मैं तो आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलती हूँ सबको कि आप कितने अच्छे हैं, सबसे कितना प्यार करते हैं, कितने समझदार है, कितने डिसिप्लिन में रहते हैं। वो तो सोफिया और उम्मीद है जो आपको खड़ूस स्ट्रिक्ट टकटू कहती है, मैं कभी नहीं कहती, बल्कि मैं तो उन्हें बहुत समझाती हूँ कि आपके बारे में कुछ उल्टा ना बोले, मुझे अच्छा नहीं लगता ना, पर वो मेरी बात नहीं सुनती, सच में आपकी कसम। उसकी बातें सुनकर अदनान की आंखें छोटी हो जाती है। मतलब ये लड़की जो पूरी दुनिया में उसकी चुगलियां करती फिरती थी, आज कैसे सफाई से झूठ बोल रही है, ऊपर से उसकी कसम भी खा रही है, मतलब हद है। पर फिर कुछ सोचकर वो कहता है, अच्छा तुम्हें इतनी फिक्र है मेरी? मदीहा, और नहीं तो क्या, आपसे कितना कुछ सीखने को मिलता है मुझे। अदनान, ठीक है, फिर जब पुलिस मुझे पकड़ने आएगी तो मैं तुम्हारा भी नाम ले लूंगा, फिर तुम भी चलना जेल में, वहाँ काफी कुछ सिखाऊंगा तुम्हें। उसकी बात सुनकर मदीहा जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहती है, क्या? पर क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया, और अभी तो मेरी बुक भी नहीं छपी, मेरी शादी भी नहीं हुई, और अभी तो मैं अपने आइडिया से भी नहीं मिली, मैं ऐसे कैसे जेल जा सकती हूँ? मैं तो नहीं जाऊंगी आपके साथ। अदनान उसे ऐसे हड़बड़ाते देख मुस्कुरा उठना है। अब उसे नादान को क्या पता कि जिसे पुलिस की धमकी दे रही है वो पूरे सिस्टम को अपनी जेब में रखे घूमता है। अदनान उसकी बात सुनकर कुछ और कहता उससे पहले ही मदीहा दोबारा कहती है, आपको पता है हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़की है, ज़ारा नाम है उसका, बहुत खूबसूरत है वो और बहुत इंटेलिजेंट भी, हमेशा फुल मार्क्स लाती है और भी बहुत कुछ आता है उसे। अदनान चिढ़ते हुए, तो तुम मुझे क्यों बता रही हो? मदीहा, वो आप आए थे ना यूनिवर्सिटी, तब देखा था, उसने आपको कह रही थी कि आप उसे बहुत अच्छे लगे। वैसे तो मुझे वो ज्यादा पसंद नहीं है, पर आपके लिए बात चलाऊं अगर आप कहें तो। उसकी यह बात सुनकर अदनान का मूड जो अपनी इतना अच्छा था एकदम से बदल जाता है और वो उसे गुस्से में कहता है, तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें हम कॉलेज पढ़ने भेजते हैं या रिश्ते करवाने? बेवकूफ लड़की।
मदीहा मायूसी से, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं तो आपके हवाले से सोच रही थी। अब सोचिए कल को आपकी शादी होगी, फिर छोटा बेबी आएगा, कितना मजा आएगा, हम ना उसका अच्छा सा नाम रखेंगे। उसकी बात सुनकर अदनान का मन कर रहा था कि अभी उसे यही पटक दे, पर अफसोस दिल इख्तियार में नहीं था। वो चिढ़ते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मेरे बेबी की जिम्मेदारी पूरी तुम्हारी ही रहेंगी, और रही बात शादी की तो अभी वक्त है उसमें, और तुम्हें ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। तुम वैसे ही इतनी बेवकूफ हो, जितनी जरूरत हो उतना ही चलाया करो। मदीहा मायूसी से, आप मुझे बेवकूफ क्यों बोलते रहते हैं? बड़ी अम्मी कहती है लड़कियों से ऐसे बात नहीं करते, और मैं तो कल किसी और के घर चली जाऊंगी, फिर आप बचताएंगे देखना। उसकी बात सुनकर अब अदनान का सब्र जवाब दे गया था। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, चुप, अब अगर तुमने और बकवास की तो यही कुत्तों के बीच छोड़कर चला जाऊंगा। फुटपाथ के साइड में खड़े जंगली कुत्तों को देखकर कहता है, तुम्हें समझिए, और तुम्हें किसी के घर नहीं जाना, इसलिए ज्यादा सपने सजाने की जरूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अभी कोई फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पूछूंगा तो वो तक तो बता नहीं पाओगी तुम, और बकवास देखो कितनी करनी आती है तुम्हें। उसकी डांट सुनकर मदीहा चुप हो जाती है। वो समझ गई थी कि अदनान अपने नोमल कोल्डोरा में आ गया है, इसलिए अब वो चुप रहे तो बेहतर है। ऐसे ही करीब 20 मिनट चलने के बाद जब अदनान को कोई हलचल महसूस नहीं हुई और उसने हल्का सा पीछे देखा तो वो नादान उसके पीठ पर सर रखे उसी से चिपकी सो रही थी। उसे ऐसे सोता देख वो एक गहरी सांस लेकर कहता है, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? जब चुप रहती है तभी अच्छा है, मुंह खोलकर तो कुछ कचरा ही बोलती है। क्या फायदा इतनी रोमांटिक नोवेल पढ़ने का जब दिमाग मटर के दाने जितना भी काम नहीं करता तो। इतना कहकर वो एक गहरी सांस लेकर अपने ब्लूटूथ को ऑन कर किसी को कॉल करता है, और कॉल उठते ही अपनी सख्त आवाज में कहता है, कार ले आओ। उसके कहते ही करीब 2 मिनट में ही वहां एक कार आकर रुकती है, और ड्राइवर कार से उतरकर अदनान के लिए बैक डोर खोलता है तो अदनान मदीहा को लिए उसमें बैठ जाता है, और ड्राइवर भी अपनी जगह बैठकर कार स्टार्ट करता है। करीब 10 मिनट बाद अदनान की कार सिद्दीकी हवेली के बारे रुकती है तो अदनान मदीहा को गोद में लिए अंदर जाता है। अब तक सब बड़े अपने कमरे में थे। अदनान बिना परवाह किए मदीहा को लेकर उसके कमरे की तरफ जाता है, जहां सोफिया पहले से मदीहा का इंतजार कर रही थी। उसे ऐसे अदनान की बाहों में देख वो घबराते हुए पूछती है, भाई क्या हुआ इसे? पर अदनान उसे कोई जवाब नहीं देता और उसे अच्छे से लिटाकर ब्लैंकेट से कवर करते हुए बिना सोफिया की तरफ देखे कहता है, सबकी सब मुझे अभी स्टडी रूम में चाहिए। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। वही सोफिया के चेहरे पर डर दिखने लगता है, उसे अदनान की बात का मतलब पता था। 15 मिनट बाद अदनान के स्टडी रूम में सोफिया, उम्मीद, रियान और अजहर सिर झुकाए खड़े थे, और अदनान टेबल से टेक लगाए खड़ा बस एकटक उन्हें घूर रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, वो बस उन्हें बिना किसी भाव के घूर रहा था, और उसकी इसी खामोशी से सबको डर लग रहा था। जब वो बहुत देर तक कुछ नहीं कहता तो अजहर कहता है, भाई आई एम सॉरी, हमारी गलती की वजह से। अदनान, सॉरी गलती के लिए होता है, अजहर लापरवाही के लिए नहीं। तुम में से किसी को अंदाजा है क्या हो सकता था? बोलो। रियान, सॉरी भाई वो। अदनान गुस्से में चिल्लाते हुए, मुझे अंदाजा है क्या हो सकता था। उसके ऐसे चिल्लाने पर सब एकदम डर गए। वहीं उसे कुछ न बोलता देख अदनान आगे कहता है, खामोश क्यों हो? इस बार मदीहा की इसमें कोई गलती नहीं है। गलती अगर किसी की है तो वो हो तुम। सब ये जानते हुए भी कि वो कितनी रिस्पॉन्सिबल है, तुमने उसे अकेला छोड़। फिर अजहर के पास जाकर आगे कहता है, मैं काम से कम तुमसे तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। सब इरिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं पर तुम, आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू अजहर। अब तो मुझे खुद के डिसीजन पर शक हो रहा है। अपनी बहन की शादी तुमसे फिक्स कर ठीक किया है मैंने या नहीं? उसकी यह बात सुनकर अजहर हैरानी में अदनान की तरफ देखता है। अदनान कभी सोफिया और अजहर के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बोलता था, पर आज उसके मुंह से ये सुनकर अजहर को रियलाइज हो रहा था कि शायद उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। अदनान, तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या हो सकता था? वो लड़के कुछ भी कर सकते थे मदीहा के साथ। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो तुम्हें पता है क्या हो सकता था? इस घर की इज्जत कितनी मायने रखती है मेरे लिए, और उससे कहीं ज्यादा इस घर में रहने वाले लोगों की हिफाजत अंदाज है तुम्हें। और मदीहा ही क्यों, सोफिया भी हो सकती थी, उम्मीद भी हो सकती थी। पहली बात तो तुम उन्हें वहां लेकर क्यों गए, और अगर लेकर गए तो वहां का माहौल देखकर तुरंत वापस क्यों नहीं लेकर आए, और ऊपर से उन्हें अकेला भी छोड़कर चले गए। उसकी बात सुनकर अब रेहान और अजहर को एहसास हो रहा था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर सच में अदनान नहीं आता और वो लड़के कुछ कर देते तो क्या होता? जारी है। आप लोगों में से कुछ लोगों को लग रहा है कि अदनान और मदीहा तो भाई बहन है, तो उनकी लव स्टोरी कैसे दिखा सकते हैं? तो देखिए, मुस्लिम में कजन मैरिज बहुत नॉर्मली होती है, तो यह मैरिज पॉसिबल है। चाचा की बेटी से शादी हो सकती है, तो मैं इसलिए उस नजरिया से दिख रही हूँ। अगर आपको थोड़ा भी मुस्लिम फैमिलीज के बारे में नॉलेज होगा तो आपको पता होगा यह नॉर्मल चीज है, और साउथ में तो यह बाकी रिलीजन में भी होता है।
दूसरा सवाल कि इन दोनों की शादी कब होगी, तो अभी इनकी शादी में 10-15 एपिसोड का टाइम है या शायद उससे भी ज़्यादा, क्योंकि इनकी बीच में शादी से पहले भी काफ़ी सारे रोमांटिक सीन्स लिखना है और भी बहुत कुछ लिखना है, और शादी भी एक धमाके की तरह, मेरी कसम। अदनान की बातें सुनकर सभी का सिर झुका हुआ था। सोफिया को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों छोड़कर गई मदीहा को। सोफिया भाई, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मुझे उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। अदनान, नहीं, गलती तुम लोगों की नहीं है, गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी उसकी। जब मैं उसके हवाले से किसी और पर भरोसा करता हूँ मुझे सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है अब से तुम में से कोई उससे बात नहीं करेगा। रियान पर भाई। अदनान, कोई बहस नहीं। फिर सोफिया को देखकर कहता है, तुम अपना सामान उसके कमरे से शिफ्ट करो, अब तुम उस कमरे में भी नहीं रहोगी। उसकी बात सुनकर सोफिया रोते हुए कहती है, नहीं भाई प्लीज, आप जानते हैं हम बचपन से साथ रहते आए हैं, आप मुझे इतनी बड़ी सजा ना दीजिए। मैं कोई भी सजा भुगत लूंगी, आपकी सारी बातें मानूंगी और उसे नहीं छोड़ूंगी आगे से अकेला, पर प्लीज भाई। अदनान, मुझे जो कहना है मैं कह चुका हूँ, नाउ लीव। इस बार उसने जरा चिल्लाते हुए कहा था, इसलिए सब चुपचाप चले जाते हैं। पर सोफिया का तो जैसे दिल टूट गया था, वो हमेशा से मदीहा के साथ रहती आई थी और अब अदनान ने उससे वो हक मानो छीन लिया था। अगली सुबह मदीहा जब सोकर उठी तो उसकी नज़र सोफिया पर गई, जो अपने कपड़े एक बैग में रख रही थी। उसे ये सब करते देख मदीहा अलसाए आवाज में कहती है, क्या हुआ, कहीं जा रहे हैं हम, जो सामान बांध रही हूँ। सोफिया रुआसी आवाज में, हम नहीं, सिर्फ मैं अपना सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि अब मैं वहीं रहूंगी। उसकी बात सुनकर मदीहा की सारी नींद उड़ जाती है और वो हैरानी से कहती है, क्या, पर क्यों, मैंने तो तुमसे लड़ाई भी नहीं करी, फिर तुम कमरा क्यों छोड़कर जा रही हो। देखो, अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगी है तो हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, पर तुम कमरा क्यों चेंज कर रही हो, और तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे साथ रहने की आदत है और तुम भी तो नहीं रह पाओगी मेरे बिना। सोफिया अपना सामान बेड पर फेंककर मायूसी से कहती है, तो मैं क्या करूं, भाई के ऑर्डर्स है और उन्होंने कहा है कि मैं अजहर जी, उम्मीद या फिर रियान भाई में से कोई तुमसे बात नहीं करेगा, क्योंकि हमारी वजह से कल वो सब हुआ। अगर हम ध्यान देते तो वो लड़का कुछ उल्टा नहीं बोलता। मदीहा, वॉट, पर इसमें तुम लोगों की गलती नहीं है, और वो कौन होते हैं ये बताने वाले कि कौन मुझसे बात करेगा कौन नहीं करेगा, बहुत हो गया उनका, मैं उनसे बात कर आती हूँ, तुम रुको। इतना कहकर वो जाने लगती है तो सोफिया उसे रोककर कहती है, नहीं, तुम भाई के पास मत जाओ, वरना पता चला वो कोई और सजा भी सुना दे। मदीहा, तुम फिक्र ना करो, बहुत हो गया तुम्हारे भाई का, वो इस तरह मेरी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकते। इतना कहकर वो बिना कुछ सुने वहां से चली जाती है और सोफिया उसे देखती रह जाती है। इधर अदनान स्टडी रूम में बैठा कोई सीरियस मीटिंग अटेंड कर रहा था। वहां का माहौल काफी सीरियस था, यकीनन कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। तभी धड़ाम की आवाज के साथ कोई बहुत जोर से दरवाजा खोलना है, और यह धमाका सुनकर अदनान गुस्से में दरवाजे की तरफ देखता है, पर दरवाजे पर खड़ी शख्स को देखकर उसकी आंखें वापस नॉर्मल हो जाते हैं और गुस्सा कुछ हद तक शांत हो जाता है। मदीहा अंदर आकर गुस्से में बिना किसी बात की फिक्र के कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको पता है ना मैं बचपन से सोफिया के साथ रहती आई हूँ, वो मेरे कमरे में ही रहेगी, आपको हक नहीं ऐसे मेरी जिंदगी के फैसला लेने का। अदनान, जो अभी थोड़ा शांत हुआ था, इस तरह उसकी तेज आवाज सुनकर उसका चेहरा वापस से सख्त हो जाता है और वो बिना लैपटॉप की स्क्रीन को देखे अपनी गहरी आवाज में कहता है, मीटिंग इज ओवर। उसकी इतनी गहरी आवाज सुनकर मदीहा का ध्यान भी लैपटॉप पर जाता है और उसे रियलाइज होता है कि उसने गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अदनान कोई मीटिंग अटेंड कर रहा था और वो इस तरह बिना इजाजत लिए दनदनाते हुए अंदर चली आई, और न सिर्फ इतना, ऊपर से इतनी जोर से चिल्ला भी दी। यह महसूस कर जो हिम्मत अभी उसके अंदर आई थी वो एकदम से छूमंतर हो जाते हैं और उसके चेहरे पर डर वापस से दिखने लगता है। वही अदनान अपनी चेयर से उठकर धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगता है। इस बीच उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और ना ही उसने कुछ कहा था। वही उसे अपनी तरफ आता देख मदीहा घबराहट के मारे एक एक कदम पीछे लेने लगती है, पर थोड़ी देर में ही उसकी पीठ सीधा दीवार से जाकर लगती है और अब उसके पास बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब तक अदनान भी उसके बिल्कुल करीब आ गया था। उसे इस तरह अपने करीब देखकर मदीहा साइड से जाने की कोशिश करती है, पर इससे पहले कि वो जा पाती अदनान उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखकर उसे खुद के और दीवार के बीच कैद कर लेता है। मदीहा घबराते हैं, आप क्या कर रहे हैं? अदनान उसके चेहरे पर आए एक लट को उसके कान के पीछे करते हुए अपनी गहरी आवाज में कहता है, जो कहने आई थी वो कहो, अपनी बात पेरी करो मदीहा। उसकी बात सुनकर मदीहा को याद आता है क्यों यहाँ क्यों आए हैं, और वो दोबारा हिम्मत कर कहती है, अपने सोफिया को कमरा शिफ्ट करने के लिए क्यों कहा? आप जानते हैं ना हम बचपन से साथ ही रहते आए हैं, फिर आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मेरी आदत है उसके साथ रहने की।
मदीहा की बात सुनकर अदनान बिना किसी भाव के कहता है, वक्त के साथ साथ इंसान को आदतें बदल लेनी चाहिए, अच्छा होता है। और रही बात सोफिया को कमरा शिफ्ट करने की कहने की, तो ये उसकी सजा है। मदीहा, उसकी नहीं, मेरी भी सजा है ये, और आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको कोई हक नहीं है मेरे हवाले से कोई भी फैसला लेने का। अदनान हल्का मुस्कुराते हुए, ये बात कहने में तुम्हें बहुत सालक लग गए, खैर आज तक तुम्हारा हर फैसला मैंने लिया है, इसलिए हक की बात तो तुम ना करो तो अच्छा होगा। मदीहा उसकी आंखों में देखकर गुस्से में कहती है, आपने मेरे हक में फैसले लिए नहीं है बल्कि मुझ पर अपने फैसले थोपे हैं। और हाँ, आपको क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता, ये जो आप घर वालों को मैनिपुलेट करके बहुत अच्छे बनते फिरते हैं ना, मत बना कीजिए, जहर लगते हैं। सोफिया मेरे ही कमरे में रहेगी, यह मेरी और उसकी पर्सनल बात है, आप कोई नहीं होते बीच में बोलने वाले। इतना कहकर वो अदनान का हाथ झटक कर साइड से जाने वाली होती है कि अदनान वापस उसका हाथ पकड़कर एकदम से उसे अपनी तरफ खींचता है और मदीहा की पीठ सीधा अदनान के सीने से जा लगती है। उसका एक हाथ भी अदनान ने मुड़कर उसकी पीठ से लगाया हुआ था। उसके इस रिएक्शन पर मदीहा घबराते हुए झटपटा कर कहती है, छोड़िए मुझे, क्या हरकत है ये। अदनान अपने होंठ उसके कानों के पास ले जाकर बेहद गहरी आवाज में कहता है, आज पहली बार तुम मेरे खिलाफ भी गई तो किसी और के लिए, और यह बात मुझे पसंद नहीं आई। मदीहा चिढ़ते हुए, आपकी पसंद और नापसंद का ठेका नहीं ले रखा मैंने। उसकी बात सुनकर अदनान हल्का सा मुस्कुराकर उसे एक झटके के साथ छोड़ देता है और उसके ऐसे अचानक छोड़ने पर मदीहा 2 कदम लड़खड़ा कर खुद को संभाल कर खड़ी हो जाती है और हैरानी से उसे देखती है। तो अदनान बड़े आराम से अपने हाथ अपनी पॉकेट में डाले टेबल के पास जाता है और अपनी पीठ उससे लगाकर खड़े होते हुए अपने पैरों को क्रॉस कर कर कहता है, तुमने ठीक कहा, मेरी पसंद का ठेका तुमने नहीं ले रखा, ठीक उसी तरह तुम्हारी पसंद का ठेका भी मैंने नहीं ले रखा। तुम्हें सोफिया को अपने कमरे में रखना है ना, तो जाओ मना लो उसे। अगर मेरे फैसले के खिलाफ जाकर वो तुम्हारे साथ रुक जाए तो मेरा नाम भी अदनान सिद्दीकी नहीं। उसकी इस बात पर मदीहा का सारा हौसला धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि उसे पता था जब तक अदनान खुद सोफिया को इजाजत नहीं दे देता वो कभी उसकी बात नहीं मानेगी। अब भाई अदनान का ओरा कुछ ऐसा था। यही सब सोचकर वो हल्की नाराजगी से चिढ़ते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हैं, बहुत 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 बुरे। अदनान मुस्कुराते हुए, पता है कुछ नया बताऊं। उसे ऐसे चिल देकर मदीहा को और गुस्सा आ जाता है, पर फिलहाल उसे शांति से काम लेना था, इसलिए वो एक गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा शांत करके बेहद प्यार से कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्लीज उसे मेरे कमरे में रहने दीजिए ना। अभी 1-2 साल में उसकी शादी हो जाएगी, फिर तो वैसे ही हमने अलग अलग कमरों में रहना है। अदनान, तुम दोनों का बस चले तो शादी के बाद भी तुम दोनों एक ही कमरे में रहो। खैर मैं जो कर रहा हूँ वो उसकी सजा है, कल उसने भी बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी की थी और पहले भी वही कर चुकी है। पहले उसकी गलती की वजह से तुम लाइब्रेरी में बंद हुई और कल वो तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई। मेरी बहन है इसलिए उसे कोई सजा नहीं दे सकता, तो बस तुमसे दूर कर रहा हूँ। मदीहा, पर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उसे मुझसे दूर नहीं कर सकते, मैं बता रही हूँ। अदनान, मैं कर सकता हूँ और मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, गनीमत मानो कि मैंने अभी कुछ किया नहीं है। इतना कहकर वो स्टडी रूम से बाहर जाने वाला होता है कि तभी उसके कानों में मदीहा की आवाज पड़ती है और उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। मदीहा, आपको मेरी कसम, सोफिया को रहने दीजिए मेरे कमरे में। उसकी बात सुनकर अदनान गुस्से में उसकी तरफ देखता है तो मदीहा जल्दी से कहती है, देखिए अम्मी कहती हैं अगर कोई कसम तोड़ता है तो जिसकी कसम होती है वो मर जाता है। अब अगर आपने मेरी कसम तोड़ी तो मैं मर जाऊंगी। उसकी यह बात सुनकर अदनान की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। वो मदीहा के पास जाकर उसे उसकी बाजुओं से पकड़कर बुरी तरह झंझोरते हुए कहता है, हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की। उसके ऐसे चिल्लाने पर मदीहा पूरी तरह कांप गई थी। अदनान भले ही उसके साथ स्ट्रिक्ट था पर वो ऐसे कभी नहीं चिल्लाता था। वो डरते हुए कहती है, माँ मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था मजाक में। ये सब कहते कहते उसकी आंखें नम हो चुकी थी। उसने कभी अदनान को इतने गुस्से में नहीं देखा था। हाँ, वो गुस्सा करता था पर दूसरों पर, उस पर वो कभी ऐसे गुस्सा नहीं करता था। थोड़ा बहुत डांट देता था, चिल्ला देता था, ताने भी मार देता था, पर ऐसे गुस्सा कभी नहीं करता था। वही मदीहा को ऐसा डरता देख अदनान उसे झटके से छोड़कर पलटकर खड़ा हो जाता है और गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगता है, पर मदीहा अभी भी डरते हुए उसे देख रही थी। कुछ देर के बाद शांत होने पर अदनान वापस मदीहा की तरफ देखकर शांत सी आवाज में कहता है, मेरे लिए काफी लेकर आओ। वही अचानक से काफी का शिकार सुनकर नदिया हैरान आंखों से उसे देखने लगती है। कहाँ वो अभी उस पर चिल्ला रहा था और कहाँ अब इतना शांत होकर काफी मांग रहा है, पर उसमें हिम्मत नहीं थी कोई और सवाल करे, इसलिए चुपचाप मायूस होकर वहां से जाने लगती है। पर तभी उसके कानों में अदनान की आवाज दोबारा आती है जो कह रहा था, सोफिया से कहना क्यों, उसे सामान शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। उसकी यह बात सुनकर नदिया खुशी से उसकी तरफ देखकर कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछती है, सच्ची? अदनान, अगर तुम 1 मिनट में यहाँ से दफा नहीं हुई तो मैं यकीनन अपना इरादा बदल लूंगा।
उसके बिगड़ते तेवर देखकर मदीहा जल्दी से वहां से फुर हो जाती है और उसके जाने के बाद अदनान एक गहरी सांस लेता है। जारी है। आप लोगों में से बहुत लोगों को शक है कि स्टोरी रोमांटिक होगी भी या नहीं। जैसे एक रोमांटिक की स्टोरी है तो ऑब्वियसली रोमांटिक होगी और धीरे धीरे जैसे जैसे एपिसोड आगे जाएगा वैसे वैसे स्टोरी रोमांटिक होती जाएगी और जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती तब तक नॉर्मल रोमांस चलेगा और जब शादी हो जाएगी तो और रोमांटिक होती जाएगी। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वाली स्टोरी नहीं सुनी जिसका नाम था होते होते प्यार हो गया, बहुत रोमांटिक और इमोशनल स्टोरी है, तो प्लीज एक बार यूज भी सुन ले। कॉफी। मदीहा कमरे में आती है तो वहाँ सोफिया नहीं थी। वो उसे ढूंढते हुए किचन तक आती है तो वो वही मायूस सी बैठी थी। उसे ऐसे उदास देखकर मदीहा उसे साइड हग करते हुए कहती है, करे भाई अब मातम बनाना बंद करो खुदा के लिए। सोफिया, तुम चुप कर जाओ, मैं पहले ही परेशान हूँ। मदीहा, क्यों परेशान हो तुम? सोफिया, यार मुझे आदत नहीं है तुम्हारे बगैर सोने की, मैं तो तुम्हें बिना हग करे सो भी नहीं पाती। मदीहा मुस्कुराते हुए, ये तो बड़ा मसला है, शादी के बाद भी तुम अजहर भाई की जगह मुझे गले लगाओगी तो उन्हें कैसा लगेगा? सोफिया चिढ़ते हुए, तुम ना चुप ही रहो, सब समझती हूँ मैं, तुम तो चाहती ही हो कि मैं चली जाऊँ तुम्हारे कमरे से ताकि तुम मेरी साइड सो सको। उसकी बात सुनकर मदीहा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं चाहती तो हूँ पर अभी उसमें वक्त है, फिलहाल तुम मेरे ही कमरे में रहने वाली हो। सोफिया, मतलब? मदीहा, मतलब ये कि तुम्हारे भाई ने इजाजत दे दी है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो चंगेज खान मान गए हैं। की बात सुनकर सोफिया एकदम से एक साइड होते हुए चीख कर रहती है, क्या कहा तुमने? दोबारा तो कहना। भाई मान गए? ऐसे कैसे मान गए? वो तो कभी भी अपनी बात खाली नहीं जाने देते। मदीहा, हैरानी तो मुझे भी हुई थी कि वो मान कैसे गए, पर पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, और वैसे भी मुझे तो लगा था हड़ताल पर उतरना पड़ेगा। खैर, जो होता है अच्छा होता है। तो जब अब तुम कहीं नहीं जा रही हो ना तो अपना मूड ठीक करो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफी बनाती हूँ, मेरे हाथों में जादू है, जब तुम्हारे उस सनकी भाई को पसंद आ सकती है तो तुम तो देखना फैन हो जाओगी। इतना कहकर वो कॉफी बनाने लगती हैं और सोफिया भी उससे दुनिया जहां की बातें कर रही थी और मदीहा भी जवाब दे रही थी। थोड़ी देर बाद कॉफी बनी तो उसने एक कप में निकालकर सोफिया को दी और दूसरे कप में अदनान के लिए निकालने लगी। सोफिया कॉफी का मग उठाकर उसकी खुशबू लेते हुए कहती है, वह लग तो काफी टेस्टी रही हैं, इट्स ऑल्सो स्मेल्स गुड। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए एक सिप लेती है, पर पहला सिप लेते ही उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो मग वही रखकर तेजी से वॉश बेसिन की तरफ भागती है और सारी कॉफी उगलकर जोर जोर से खांसते हुए कहती है, यक मदीहा, क्या है ये? मदीहा उसके पास जाकर उसकी पीठ थपथपाते हुए फिक्र के साथ कहती है, क्या हुआ? कॉफी पसंद नहीं आई? सोफिया चिढ़ते हुए, कॉफी या जहन, ये कितनी बुरी है, एक बार जरा खुद पीकर देखो। उसकी बात सुनकर मदीहा मग उठाकर एक सिप लेती है तो तुरंत उगल देती है और कहती है, ये तो बहुत बुरी है। सोफिया गुस्से में, अब जब शक्कर की जगह नमक डालोगी तो यही होगा, और तुम भाई को ये कॉफी पिलाने वाली थी? मदीहा कुछ हिचकिचाते हुए, पर मैं तो उन्हें पिछले 3 दिनों से ऐसी ही कॉफी बनाकर पिला रही थी, मुझे अम्मी ने कहा था कि जार में पिसी हुई शक्कर रखी है, मुझे क्या पता था कि वो शक्कर नहीं नमक है। सोफिया कुछ हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव के साथ कहती है, क्या तुम भाई को 3 दिनों से ऐसी कॉफी पिला रही हो? या अल्लाह, अभी तक तो मुझे लगता था कि चाची जान ऐसे ही कहती हैं, पर अब तो मुझे भी तुम्हारे ससुराल वालों पर तरस आ रहा है। तुम्हें इतना दिमाग नहीं है कि एक बार चेक कर लो कि नमक है या शक्कर? मदीहा मायूसी से, हाँ तो इसमें मेरी क्या गलती? वो भी तो कह सकते थे ना कि मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, पर वो तो चुपचाप पी लेते थे, कुछ कहते ही नहीं थे, तो मुझे पता ही नहीं चला, और मैं तो जिंदगी में पहली बार कॉफी बनाई थी, जैसी बनी बना दी। मदीहा को ऐसे मायूस देकर सोफिया कुछ शांत होती है। उसे भी पता था कि मदीहा से तो पानी तक उबाला नहीं जा सकता, क्योंकि उसने कभी किचन में कुछ काम ही नहीं किया था, इसलिए वो कुछ सोचते हुए कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आज मैं कॉफी बना देती हूँ, तुम देखकर सीख लो, ठीक है? क्योंकि भाई की कॉफी का वक्त होने वाला है। मदीहा, पर अगर उन्हें पता चल गया तो मैं तो रोज इतनी बुरी कॉफी बनाती हूँ, तुम इतनी अच्छी बनाओगी फिर? सोफिया, अरे वो कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें तो सिर्फ कॉफी से मतलब है, और अगर कुछ कहे तो कह देना कि मैंने बनाई है, क्योंकि तुम्हें ठीक से बनानी नहीं आती। उसकी बात मदीहा को भी कुछ ठीक लगती है तो वो भी चुपचाप उसे देखने लगती है और सोफिया उसे एक एक कर सारे स्टेप्स बता रही थी कॉफी बनाने के। कुछ देर बाद जब कॉफी बनकर तैयार हो जाती है तो सोफिया उसे एक मग में निकालकर मदीहा की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, लो ले जाओ भाई पास। मदीहा उसके हाथ से मग लेकर सीधा अदनान के स्टडी रूम की तरफ चली जाती है, क्योंकि फिलहाल वो वही था। स्टडी रूम के बाहर पहुंचकर इस बार बकायदा दरवाजा खटखटाती है, पिछली बार की तरह सीधा अंदर नहीं घुसी चली जाती है। अंदर से अदनान की मंजूरी मिलने पर ही वो अंदर जाती है और बिना उसकी तरफ देखे नजरें झुकाए ही कॉफी मग टेबल पर रखकर चुपचाप खड़ी हो जाती है, क्योंकि जब तक अदनान उसे जाने की इजाजत नहीं दे देता उसे जाना अलाउड नहीं था।
वही अदनान उसे देखते हुए ही कॉफी का मग उठाकर जैसे ही पहली सिप लेता है उसका चेहरा काला पड़ जाता है और वो अपनी सख्त आवाज में मदीहा को घूरते हुए कहता है, किसने बनाई है ये कॉफी। मदीहा इसकी सख्त आवाज सुनकर कुछ हिचकिचाते हुए कहने की कोशिश करती है, वो दरअसल मैं। अदनान उसकी बात काटकर दोबारा वैसे ही सख्त अंदाज में कहता है, मैंने पूछा किसने बनाई है, ये तो सीधा सीधा जवाब दो और खबरदार जो झूठ बोला तो। मदीहा सोफिया ने अदनान मग टेबल पर रखकर कॉफी वैसे ही छोड़ते हुए कहता है, और मैंने किसे कहा था कॉफी बनाने के लिए। मदीहा सिर झुकाई ही कहती है, मुझे। अदनान, तो फिर कॉफी किसे बनानी चाहिए थी। मदीहा, मुझे। अदनान, फिर तुमने सोफिया से क्यों बनवाई। मदीहा नाराजगी से, क्योंकि मुझे ठीक से बनानी नहीं आती। मैं आपको 3 दिन से शक्कर की जगह नमक की कॉफी पिला रही हूँ और मुझे सब समझ आ रहा है कि क्यों आपने मुझे ये बात नहीं बताई। अदनान अपनी आईब्राव सिकुड़ते हुए, अच्छा जरा मुझे भी बताओ कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया। मदीहा, इसलिए ताकि आप सब लोगों में मुझे बदनाम कर सके और सबको ये बताकर मेरा मजाक उड़ाए कि मुझे कॉफी तक बनानी नहीं आती। आप तो है ही बुरे। अदनान उसकी बात सुनकर गुस्से में उसे घूरकर कहता है, मैं कैसा हूँ ये तो छोड़ो, पर तुम निहायती बेवकूफ़ हो, इसमें कोई शक नहीं है। तुम एक काम करो, यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि तुमसे समझदारी की उम्मीद तो मैंने करना ही छोड़ दिया है। और हाँ, आज के बाद अगर तुमने किसी और से कॉफ़ी बनवाई तो कसम से मैं तुम्हें हवेली की सबसे ऊंची छत से नीचे पटक दूंगा। मदीहा उसकी धमकी सुनकर जरा हिचकिचाते हुए कहती है, और ऐसा करने के बाद आप बचेंगे भी नहीं, पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसेंगे आप। अदनान गुस्से में चिल्लाते हुए, तुम सीधा सीधा जा रही हो या मैं कुछ करूं। मदीहा, जा रही हूं। इतना कहकर वह जल्दी जल्दी वहां से जाते हुए खुद से बड़बड़ाती है, हाँ बहुत ताजमहल बना रखा है ना इन्होंने, जो मुझे यहाँ रुकने का शौक है भाड़ में जाए ये और इनका कमरा। इतना कहते हुए वह कहाँ से भाग जाती है, पर अदनान ने उसकी सारी बातें सुन ली थी और वो बस गुस्से से उसे घूरता रह जाता है। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और रात के वक्त डिनर के टाइम सब लोग दैनिक टेबल पर बैठ आराम से अपना डिनर ही कर रहे थे कि तभी दादी कहती है, कल हम सबको मिस्टर खान के यहाँ शादी में जाना है, याद है ना। कोई कुछ कहता है, उससे पहले ही अदनान अपना खाना खाते हुए ही कहता है, दादी मुझे कुछ काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। रुखसार जी, बेटा मैंने पूछा नहीं है, बताया है कि सबको जाना है, इसका मतलब जाना है। और वैसे भी तुम शादी की बात को मना कर कर मेरा दिल हर बार तो तोड़ ही देते हो, कम से कम इसी बार मेरा दिल रख लो। शादी नहीं कर रहे हो तो कम से कम शादी में चलो तो। सहीर जी, हाँ बेटा, तुम जानते हो ना मिस्टर खान की कितनी अच्छी दोस्ती थी तुम्हारे दादाजी के साथ, हम सबको जाना चाहिए, पिछली बार हम जा नहीं पाए थे। अदनान, अब्बू मुझे फालतू लोगों से मिलना पसंद नहीं और ना ही मेरे पास इतना टाइम है जो मैं ऐसी सोशल गैदरिंग अटेंड करता फिरूं, आप लोगों को जाना चाहिए, मुझसे उम्मीद मत रखिए। उसकी बात सुनकर सब थोड़े मायूस हो जाते हैं, पर सबको पता था अदनान से जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाया जा सकता। वही मदीहा, वो तो काफी एक्साइटेड थी, उसे बहुत पसंद था शादियों में जाना। वो कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तो जरूर जाऊंगी, कितना टाइम हो गया किसी शादी में नहीं गए, कितना मजा आएगा वहां पर, इतने सारे लोग होंगे, सुंदर सुंदर कपड़े पहनेंगे, हम सब डांस करेंगे और लजीज खाना खाएंगे, मुझे तो बहुत पसंद है ऐसे फंक्शंस। उसे ऐसे एक्साइट देख सब मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाते। वहीं उसे ऐसे खुश देखकर अदनान की नजरें भी उस पर ठहर जाती है, पर उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये किसी को नहीं पता था। जारी है यास्मिन एंड रियान। दूसरे दिन शाम का वक्त, सभी शादी में जाने के लिए हॉल में मौजूद थे। अदनान का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ है, खैर उसने पहले ही कह रखा था कि वो शादी में नहीं जाएगा तो किसी को उससे कोई उम्मीद थी भी नहीं। बाकी सब हॉल में ही थे सिवाय मदीहा और सोफिया के, वो अभी तक तैयार नहीं हुई थी। सहीर जी, शिफा जी जरा जाकर देखिए बच्चियां आई नहीं, अभी तक बहुत देर हो गई है, जाना भी है। उनकी बात सुनकर शिफा जी सीढ़ियों की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी ऊपर से मदीहा और सोफिया उतरते हुए दिखती हैं। सोफिया ने एक लाल और ग्रीन कलर का फरोक सूट पहना था, बालों को कर्ल किया हुआ था, कानों में झुमके और माथे पर टीका, वो बहुत ही एलिगेंट लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ मदीहा ने एक सफेद और गोल्डन कलर का शरारा कुर्ता पहना हुआ था जिसके बड़े से दुपट्टे में खूब सारा गोल्डन वर्क था, बाल तो उसके थे ही स्ट्रेट इसलिए उसे वैसे ही छोड़ा हुआ था, और कानों में गोल्डन झुमके, हल्का सा मेकअप और रेड लिपस्टिक, और वो बिल्कुल कातिलाना लग रही थी। वो दोनों नीचे आई तो शिफा जी उनकी बलाएं लेते हुए कहती है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है मेरी बच्चियां। उम्मीद उनके पास आकर नाराजगी से कहती है, मुमानी में नहीं लग रही खूबसूरत। शिफा जी उसके गाल खींचते हुए, तुम तो सबसे प्यारी लग रही हो मेरी गुड़िया। उनकी बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। वहीं अजहन तो एक टक बस सोफिया को देखे जा रहा था अपना मुंह खोलकर, और उसे ऐसे देखकर रियान उसके कान में कहता है, भाई जरा आराम से नजर लगाना है क्या मेरी बहन को। उसकी बात सुनकर अजहन हड़बड़ाते हुए अपनी नजरें हटाकर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो।
उसे ऐसे हड़बड़ाते देख रियान मुस्कुराता है, फिर मदीहा और सोफिया के पास जाकर सोफिया को देखकर कहता है, सोफिया मदीहा कहाँ है, लेट हो रहा है। उसकी बात सुनकर मदीहा उसे घूरकर कहती है, आपको दिखाई नहीं दे रही मैं इतनी बड़ी। उसे देखकर रियान नौटंकी करते हुए कहता है, मदीहा मैंने तो पहचान ही नहीं, वही मैं कहूँ ये खूबसूरत लड़की कौन आ गई है घर में, पर ये तो तुम हो, मतलब मेकअप भी क्या कमाल की चीज है, 2.5 किलो मेकअप लगा के कोई भी खूबसूरत बन सकता है। उसकी बात सुनकर मदीहा चिढ़कर कहती है, आपका क्या मतलब है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। शिफा जी रियान का कान मरोड़ते हुए उसे डांटते हुए कहती है, ऐसे बात करते हैं, छोटी है तुमसे। रियान आए है, अम्मी छोड़िए, मैं तो मजाक कर रहा था। उनकी ऐसी मस्ती मजाक देखकर सहीर जी कहते हैं, अच्छा चलो बहुत हो गया मजाक, अब चलना है, वैसे ही हमें देर हो रही है। उनकी बात सुनकर सभी हाँ में सिर हिलाकर सब निकल जाते हैं। इधर करीब 1 घंटे बाद अदनान की कार हवेली के बाहर आकर रुकती है। वो अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए अंदर आता है तो वहाँ कोई नहीं था, चारों तरफ खामोशी थी। वो एक नज़र चारों तरफ घुमाता है और वहीं खड़े एक मुलाजिम से पूछता है, सब लोग कहाँ हैं, घर इतना खाली खाली क्यों है। मुलाजिम सिर झुकाए हुए कहता है, साहब हो घर के सभी लोग किसी शादी में गए थे, बड़ी मेम साहब कहकर गई थी कि आप आए तो आपका खाना लगा दूं। अदनान को उसकी बात सुनकर याद आता है कि कल सबने उसे भी शादी में जाने के लिए कहा था, पर उसने तो पहले ही साफ मना कर दिया था। वो मुलाजिम से बिना कुछ कहे सीधा ऊपर सीडीओ की तरफ चला जाता है और जब वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है तब सबसे पहले उसकी नज़र मदीहा और सोफिया के कमरे की तरफ जाती है, जो कि बाहर से बंद था। उस कमरे को देखकर उसकी आंखों में मदीहा का वही एक साइड चेहरा आ जाता है जो कल शाम को डिनर करते वक्त था, जब वो शादी के बारे में बता रही थी। कुछ सोचकर वो सीधा अपने कमरे की तरफ चला जाता है। करीब 30 मिनट बाद वह वापस सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आता है, पर इस वक्त उसने एक सफ़ेद रंग का शलवार कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर क्रीम कलर की बास्केट जैकेट थी। हाथों में कोई महंगी घड़ी, बालों को बड़े अच्छे से सेट किया हुआ था और वो देखने में बेहद हैंडसम लग रहा था, बिल्कुल इंडियन ट्रेडिशनल मुंडा। वो नीचे आकर सीधा बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी वो मुलाजिम हिम्मत कर उससे पूछता है, साहब मालकिन ने आपके लिए खाना लगाने को कहा था, आप कहाँ जा रहे हैं, वो गुस्सा करेगी मुझ पर। अदनान बिना उसकी तरफ ध्यान दिए बाहर जाते हुए सिर्फ इतना कहता है, शादी में। बाहर आकर वह अपनी कार में बैठता है और सीधा कार हवेली के बाहर की तरफ दौड़ा देता है। इधर अब तक बाकी घर वालों की कार भी शादी वेन्यू पर पहुंच गई थी। सब लोग अंदर जाते हैं तो वहां गार्डन को बहुत खूबसूरत तरीके से लाइटों से सजाया गया था और काफी सारे मेहमान मौजूद थे। उन लोगों को आता देख सबकी अटेंशन उन पर चली जाती है। अब भाई वो पूरी दिल्ली के सबसे अमीर घराने से ताल्लुक रखते थे। जब मिस्टर खान और मिसेज खान की नज़र उन पर जाती है तो वह लोग भी उनका इस्तकबाल करने उनकी तरफ आते हैं और बड़ी मोहब्बत से रुखसार जी और बाकी घर वालों से मिलते हैं। वही सोफिया, उम्मीद और मदीहा भी एक तरफ खड़े मुस्कुराते हुए आसपास देख रहे थे। तभी कोई उनके पास आकर उनके कान में एकदम से कहता है, बूम। तीनों डरकर एकदम से पीछे देखी है तो वहाँ यास्मीन खड़ी जोर जोर से हंसते हुए उन्हें ही देख रही थी। मदीहा गुस्से में, तुमने क्या हमको मारना का इरादा बना लिया है या फिर शादी वाले घर को मातम वाले घर में बदलना है, जो ऐसे डरा रही हो, अभी हार्ट अटैक वॉट अटैक आ जाता तो। अपनी अम्मी अब्बू की लौटी औलाद हूँ मैं, तुमसे जिम्मेदारी लेती। यास्मीन, अरे भाई तुम जरा भड़कना बंद करो, और ऑब्वियसली मेरे अलावा कौन हो सकता था, तुम भूल गई क्या मेरे अब्बू भी मिस्टर खान के फ्रेंड है, तो मुझे तो यहाँ आना ही था और मैंने तो तुम्हें पहले भी मैसेज कर बता दिया था। पर यह सब छोड़ो, क्या कातिलाना लग रही हो। आज तुम्हें देखकर मुझे वही लाइन याद आती है जो हर बेस्ट फ्रेंड अपने दोस्त से कहती है। मदीहा नासमझी में, कौन सी लाइन। यास्मीन, वही कि अगर मैं लड़का होती तो तुमसे ही शादी कर लेती। उसकी बात सुनकर बाकी तीनों मुस्कुराने लगते हैं। तभी सोफिया जरा नाराजगी से कहती है, अच्छा केवल वही खूबसूरत लग रही है और मैं क्या मटर छिलने आई हूँ। यास्मीन उसे साइड हग करते हुए, अरे मेरी जान तुम तो हो ही खूबसूरत, पर ये तो आज खूबसूरत लग रही है ना, और वैसे भी मैं क्या नाचीज तुम्हारी तारीफ करूँ, तुम्हारे हुस्न का दीवाना तो कोई पहले ही हो रखा है। ये कहते हुए वो अजहर की तरफ इशारा करती है जिससे सोफिया शर्मा देती है। वही मदीहा उसे घूर कर देख रही थी। उम्मीद, यास्मीन बाजी आपने मेरी तो बताया ही नहीं, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही। यास्मीन प्यार से उसके गाल खींचते हुए कहती है, अरे मेरी गुड़िया तुम तो हमेशा से ही प्यारी हो और आज भी बहुत प्यारी लग रही हो। उम्मीद मुस्कुराते हुए, अपाचे आप भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। सोफिया, आई आस्क मी, उम्मीद बिल्कुल ठीक कह रही है, ये ब्लू कलर तुम पर बहुत सूट कर रहा है। मदीहा, वैसे मैं कहना तो नहीं चाहती पर तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, जो तुम हमेशा नहीं लगती। उसकी बात सुनकर यास्मीन सिर्फ मुस्कुरा देता हूँ क्योंकि उसे पता था मदीहा अपना बदला लेकर छोड़ती है।
यास्मीन ने एक ब्लू कलर का लॉन्ग गाउन बना हुआ था जिस पर डार्क ग्रीन कलर का दुपट्टा था और गोल्ड की कढ़ाई बालों का जुड़ा बनाया हुआ था जिस पर फूलों का गजरा लगा था। कानों में बड़े बड़े झुमके और माथे पर टिका वो यकीनन खूबसूरत लग रही थी। रियान जो मदीहा और सोफिया की तरफ ही आ रहा था, यास्मीन की पीठ उसकी तरफ थी और फोन में ध्यान होने के कारण गलती से वो हल्का सा यास्मीन से टकरा जाता है और बिना उसकी तरफ देख कहता है, आई एम सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसकी बात सुनकर यास्मीन उसे घूरते हुए कहती है, आज तक कभी ध्यान दिया जो अब दोगे? तुम्हारी आंखें बचपन से ही काम नहीं करती जो हमेशा मुझसे टकराते रहते हो। उसकी आवाज सुनकर रियान का ध्यान यास्मीन पर जाता है और एक पल को तो उसे पर ठहर ही जाता है, पर तभी वो दोबारा अपने टशन में आकर उसे गुस्से से घूरते हुए कहता है, ओ प्लीज, मैं तुमसे सिर्फ गलती से टकराता हूँ क्योंकि जानबूझकर अगर मुझे टकराना होगा तो कम से कम तुमसे तो नहीं टकराऊंगा, इतनी बुरी चॉइस नहीं है मेरी। यास्मीन गुस्से में, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर मुझे तुम्हारी चॉइस बनना भी नहीं है और तुम्हारी चॉइस तो है ही बेकार। मुझे अभी भी याद है तुम्हारी उन एक्सेस गर्लफ्रेंड के नाम क्या था? हाँ, मरियम, कियारा, जानवी, सारा। रियान मुस्कुराते हुए, अरे वाह, तुम्हें तो सब पता है, मेरे बारे में जासूसी करती फिरती हो क्या? यास्मीन मुस्कुराते हुए, तुम्हारी किस्से तो मुझे उड़ते उड़ते सुनाई देते हैं, वरना इतनी बुरी चॉइस नहीं है मेरी जो तुम्हारी जासूसी करूं। उसकी बात सुनकर अब चिढ़ने की बारी रेहान की थी। वही सोफिया, उम्मीद और मदीहा बस उन्हें देख रही थी क्योंकि यह बचपन से चलता आ रहा था। रियान और यास्मीन की एक सेकंड के लिए नहीं बन सकती थी। उन दोनों के बीच जैसे 36 का आंकड़ा था। बचपन में भी जब यास्मीन घर आई थी तो ऐसा एक बार भी नहीं हुआ था जब रियान की उससे लड़ाई ना हुई हो। जारी है माही वे। यास्मीन और रियान को ऐसे लड़ते देख मदीहा इरिटेट होते हुए कहती है, एक काम कीजिए, आप लोग एक दूसरे का सिर फोड़ दीजिए या फिर किसी बिल्डिंग से धक्का दे दीजिए, पर अपना ये तमाशा बंद कीजिए। उसकी बात सुनकर यास्मीन और रियान आसपास देखते हैं तो काफी लोग उन्हें ही घूर रहे थे, इसलिए चुपचाप एक दूसरे को घूरकर दूर दूर खड़े हो जाते हैं। सोफिया, चलो या दुल्हन को देखकर आते हैं। उसकी बात सुनकर मदीहा, उम्मीद और यास्मीन भी वहां से उसके साथ चले जाते हैं और रियान मुंह बनाकर अजहन के बगल में खड़ा हो जाता है। उसकी ऐसी उतरी हुई शक्ल देखकर अजहन पूछता है, क्या हुआ, ऐसे सड़ा हुआ अंडा क्यों बना हुआ है? रियान चिढ़ते हुए, क्या करूं, उस छिपकली की शक्ल देख ली, पूरा मूड खराब हो गया। अजहर हंसते हुए, तुम दोनों बचपन से ही ऐसे हो, जब वो घर भी आती है तो तुम्हारा यही चालू रहता है। रियान, मेरी कोई गलती नहीं है, वो स्टूपिड लड़की मुझे इंस्टिगेट करती। अजहर उसे छेड़ते हुए, सिर्फ इंस्टिगेट करती हैं या कुछ और भी करती हैं? रियान उसकी बात का मतलब समझते हुए गुस्से में कहता है, भाई इतना बड़ा टेस्ट नहीं है मेरा, सो प्लीज। उसकी बात सुनकर अजहन बस मुस्कुराकर रह जाता है। वो कुछ और कहता तभी उसकी नज़र एंट्रांस पर जाती है और वहां पर किसी को आता देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसके मुंह से निकलता है, भाई। उसकी नज़रों का पीछा कर जब रियान देखता है तो अदनान को आता देख वो भी हैरानी से कहता है, अदनान भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो मना कर दिया था ना। अजहर, हाँ, एक बार भाई मना कर दे फिर तो वहां जाते नहीं है, पर यहाँ कैसे आ गए? वही अदनान जैसे ही अंदर आता है सबका ध्यान उस पर आ जाता। अब भाई इंडियाज यंगेस्ट एंड बेस्टेस्ट क्रिमिनल लॉयर पर से इतना हैंडसम एंड हॉट, सबका अटेंशन उस पर जाना तो नॉर्मल ही था। लड़कियां तो लड़कियां, यहाँ तक कि आंटियां भी उसे ऐसे देख रही थी जैसे जिंदगी में कभी कोई लड़का देखा ही नहीं हो। वही अदनान का ध्यान तो किसी पर था ही नहीं, वो तो चारों तरफ शायद किसी को ढूंढ रहा था। तभी सहीर जी उसके पास आकर जरा हैरानी से पूछते हैं, तुम यहाँ कैसे, तुम तो नहीं आने वाले थे? अदनान बिना किसी भाव के अपनी रूर आवाज में कहता है, आप चाहते हैं मैं चला जाऊं? सहीर जी उसके कंधे थपथपाते हुए मुस्कुराकर, तुमसे तो जवाब की उम्मीद करना ही बेवकूफ़ी होगी। खैर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे खुशी हुई तुम आए, यहाँ काफ़ी लोग तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं, एक बार सबसे मिल लेना। इतना कहकर वो चले जाते हैं। तभी अजहन और रियान भी अदनान के पास आकर खड़े हो जाते हैं। अजहर भाई, आप तो नहीं आने वाले थे? अदनान जो अब इस सवाल पर बुरी तरह चिढ़ चुका था उसे घूर कर कहता है, तुम्हें कोई मसला है मेरे आने ना आने से? अजहर सकपकाते हुए, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। अदनान दोबारा पूरे हॉल में नजरें घुमाते हुए कहता है, बाकी सब कहाँ है? रियान, सब यही तो है भाई, देखिए दादी, अम्मी, चाची, फुप्पी सब उधर लेडीज से बातें कर रहे हैं, अब्बू और चाचू उधर है मिस्टर खान के पास। अदनान को जो सुना था रियान ने उसे छोड़कर सब जवाब दे दिया था, जिससे अब अदनान को गुस्सा आने लगा था। अदनान दांत पीसते हुए, और बाकी लोग? उसकी बात का मतलब समझते हुए इस बार अजहन कहता है, भाई वो सोफिया, मदीहा और उम्मीद शायद दुल्हन के पास है। उसकी बात सुनकर अदनान कुछ नहीं कहता, पर उसका मूड कुछ खराब जरूर हुआ था। वो अभी आसपास देख ही रहा था कि एक आदमी जिसकी उम्र कुछ 29-30 साल होगी हाथों में वाइन का ग्लास लिए उसके पास आकर कहता है, हेलो मिस्टर सिद्दीकी, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग यू हियर। अदनान एक नज़र उस आदमी को देखकर कहता है, मुझे याद नहीं, मैं आपको जानता हूँ।
आदमी मुस्कुराते हुए, अरे आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए, याददाश्त अच्छी नहीं है लगता है आपकी। अदनान हल्का मुस्कुराते हुए, याददाश्त तो मेरी काफ़ी अच्छी है पर यकीनन आप में कोई याद रखने वाली बात नहीं होगी। उसकी बात सुनकर उस आदमी का मुंह देखने लायक था, पर फिर दोबारा मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, माई सेल्फ राजवीर शेखावत, इंडिया का जाना माना बिजनेसमैन हूँ मैं। इतना कहकर वो अपना हाथ बढ़ाता है अदनान की तरफ। अदनान उसके एक नज़र उसके हाथ को देखकर बिना हाथ मिलाए कहता है, आपको अगर कोई काम है तो कहिए, वरना मैं फिजूल में वक्त ज़ाया करने पर विश्वास नहीं रखता। उसकी बात सुनकर राजवीर को अपनी बेइज्जती महसूस होती लगती है, पर फिर वो वापस मुस्कुराते हुए कहता है, बात तो बिना काम के भी हो सकता है, क्यों ना एक ग्लास ड्रिंक हो जाए। अदनान में सस्ते नशे नहीं करता। राजीवा हैरानी से, क्या बात कर रहे हैं, आप ड्रिंक नहीं करते? अदनान, ऐसा कोई नशा नहीं जो अदनान सिद्दीकी के सिर पर चढ़कर बोल सके, और रही बात शराब की तो मुझे एडिक्टिव चीज़ों का शौक नहीं ना, एक्सक्यूज मी। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और राजीवा उसे घूरते हुए कहता है, इस हद तक एटीट्यूड है इस इंसान को जो राजीवा शेखावत की इंसल्ट कर दी। इधर दुल्हन के कमरे से बाहर मदीहा अपनी टीम के साथ हॉल में आती है तो वहां काफी सुना सुना लग रहा था। ये देखकर मदीहा चिढ़ते हुए कहती है, कैसी रूखी सूखी शादी है यार। यास्मीन, सही में ना कोई गाना ना कोई म्यूजिक। सोफिया, तो क्यों ना हम जरा चार चांद लगा दे। उसकी बात सुनकर तीनों मुस्कुराती है और मदीहा डीजे वाले के पास जाकर गाना प्ले करने को कहती हैं। और अचानक गाना प्ले होता है, माही वे, दैट्स द वे, माही वे, तेरे माथे झूमर दमके, तेरे कानों बाली चमके है रे, माही वे। इसी के साथ सभी का ध्यान गार्डन के बीचों बीच जाता है जहां मदीहा, सोफिया, यास्मीन और उम्मीद डांस कर रही थी। तेरे हाथों कंगना खनके, तेरे पैरों पायल छनके है रे, माही वे। नैनों से बोले रब्बा रब्बा, मन में डोले रब्बा रब्बा, अमृत भोले रब्बा रब्बा, तू सुनिए। जिंद माही वे, सोनी सोनी आजा माही वे। एवरीबॉडी सिंग, सोनी सोनी आजा माही वे। अदनान जो किसी से बात कर रहा था, सबका ध्यान गार्डन के सेंटर पर देखकर वो भी वही देखता है तो उसकी आंखें बस वहां ठहर कर रह जाती है। मदीहा बाकी लड़कियों के साथ बड़े मजे से डांस कर रही थी। दैट्स द वे, माही वे। हो तेरी आंखें काली काली, तेरा गोरा गोरा मुखड़ा है रे, माही वे। तेरी रंगत जैसे सोना, तू चांद का जैसे टुकड़ा है रे, माही वे। तेरे गाल गुलाबी रब्बा रब्बा, चाल शराबी रब्बा रब्बा, दिल की खराबी रब्बा रब्बा, तू सुनिए। जिंद माही वे। उन्हें इतने मजे से डांस करता देख अजहन और रियान भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। वो हाँकर डांस करते हुए भी रियान और यास्मीन लड़ ही रहे थे। बरसे रंगीनी कलियां हैं महकी भीनी भीनी, बजे मन में हल्के हल्के शहनाई रे, जितने हैं तारे आंचल में आ गए सारे, दिल ने जैसे ही ली अंगड़ाई रे। हो तू जो आई सज के, मेहंदी रच के, चल बच के ओ सोनिए, दिल कितनों का खाए धज के ओ सोनिए। जिंद माही वे। अदनान का ज़ारा ध्यान मदीहा पर ही था। वो खोए हुए से अंदाज में उसे देख रहा था। घर पर तो वो बड़ी सादगी से रहती थी, पर आज वो काफ़ी अलग लग रही थी। वो तो अदनान शादी में है इसकी खबर उसे नहीं थी, वरना वो शायद इतना खुलकर ना डांस कर पाती और ना ही तैयार हो पाती, क्योंकि अदनान की सख्ती इतनी थी कि उसे इजाज़त ही नहीं थी इन सब की। वही अदनान बिना की भाव के आंखों में जज्बात लिए उसे ही देख रहा था, पर अचानक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है और वो गुस्से में अपनी लाल आंखों से मदीहा को घूरते हुए उसकी तरफ बड़े बड़े कदम बढ़ाता है। अब तक डांस में खोई हुई मदीहा को अंदाजा ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तभी अचानक गाना बंद होता है और अब तक अदनान जो मदीहा के पास पहुंच चुका था वो उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचते हुए कहीं ले जाने लगता है। वो तो सभी लोग तालियां बजाने में खोए हुए थे और मदीहा एकदम लास्ट के खड़ी थी, इसलिए किसी को पता ही नहीं चला कि अदनान उसे कहीं ले जा रहा है। हाँ, पर अजहन ने ये जरूर देख लिया था। अदनान मदीहा को खींचते हुए वहीं एक कोने में लेकर जाता है जहां कोई नहीं था। अब तक मदीहा ने उसका चेहरा नहीं देखा था और किसी अनजान के द्वारा ऐसे खींचे जाने पर वो डरते हुए कहती है, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? माँ, मैंने कहा छोड़ो। अम्मी, अब्बू, मुझे बचा। इससे आगे वो कुछ कह पाती उससे पहले ही अदनान मदीहा को एक झटके से दीवार से लगाकर उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखकर उसे अपनी कैद में कर जानलेवा नजरों से घूरने लगता है। वही उसे देखकर मदीहा शौक होते हुए कहती है, आप यहाँ पर आप तो नहीं आने वाले थे। अदनान ने अभी भी उसे कोई जवाब नहीं दिया, वो बस उसे घूर रहा था। उसकी नजरों से डरते हुए मदीहा घबराकर कहती है, क्या हुआ, मैंने कुछ कर दिया क्या? देखिए, इस बार तो मैंने कुछ नहीं किया। आप ऐसे काले बिल्ले की तरफ क्यों घूर रहे हैं? कोई मसला हो गया है? अदनान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस उसे घूर रहा था और उसकी नजरों से अब मदीहा को डर लग रहा था। वो घबराते हुए कहती है, माँ, मुझे जाना है। सब ढूंढ रहे होंगे,
इतना कहकर वो जाने लगती है, तभी अदनान दोबारा उसे दीवार से लगाकर अपनी बेहद ठंडी मगर धीमी आवाज में कहता है, कहीं नहीं जाना। उसकी ऐसी ठंडी आवाज सुनकर मदीहा बेहद डर जाती हैं और डरते हुए ही कहती हैं, मुझे जाना है, मुझे जाने दीजिए। अदनान उसकी गुजारिश को नजरअंदाज करते हुए अपनी सख्त आवाज में पूछता है, यह क्या पहना है तुमने? मदीहा, कपड़े पहने हैं और क्या पहना है, और अब आपको मेरे कपड़ों से भी मसला है, मतलब प्रॉब्लम क्या है आपकी? आप अदनान उसकी बात बीच में काटकर, तुम्हारी जिप खुली है। उसके ये कहते ही मदीहा जल्दी से हड़बड़ाते हुए पीछे हाथ कर देखती है तो वाकई में उसके कुर्ते की जिप बहुत ज्यादा खुली थी। यह महसूस कर वो एकदम से घबरा जाती है और अपनी पीठ सीधा दीवार से लगा लेती है। अब उसे अदनान के सामने घबराहट, शर्म और छिछक तीनों महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे तो कहे क्या। वही उसे ऐसे अनकंफर्टेबल होता देख अदनान उस पर से अपनी नजरें हटाकर कहता है, मैं सोफिया को भेजता हूँ। इतना कहकर पहुंचने वाला होता है कि मदीहा उसे रोककर कहती है, आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी खुद से। इतना कहकर वो अपने हाथ पीछे करके जिप लगाने की कोशिश करती है, पर अचानक चर की आवाज के साथ वो जिप टूटकर उसके हाथ में आ जाती है और साथ में कुछ हद तक उसका कुर्ता भी फट जाता है। अदनान अचानक उसकी तरफ देखता है तो वो डरकर दीवार से लगी खड़ी थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों सोफिया को बुलाने को मना किया। उसका कुर्ता काफी फटा हुआ था। अचानक डर और शर्म के कारण उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। अदनान जब उसे ऐसे रोता देखता है तो उसके कंधे पर डाल दुपट्टा लेकर उसे एक शोल की तरफ उड़ा देता है। वहीं मदीहा उसे ऐसा करता देख उसकी तरफ देखती है तो वो भी उसी के चेहरे को देख रहा था और ना जाने क्या हुआ, मदीहा के आंखों से उसे देखकर आंसू और तेजी से गिरने लगे। वही उसे ऐसे रोता देख अदनान अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछते हुए नामे गर्दन हिलाते हुए कहता है, अच्छे बच्चे रोते नहीं है, इसलिए शुश चुप हो जाओ और अभी हम सीधा घर जा रहे हैं, समझी। मदीहा के पास उसके साथ जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अब वो इस हालत में नहीं थी जो यहाँ पर रुक सके, इसलिए चुपचाप जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाती है। अदनान भी बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर उसे हॉल से बाहर ले जाता है। इस बीच मदीहा ने सोफिया को मैसेज कर सारी बात बता दी थी। पहले तो सोफिया ने उसके साथ आने की जिद की, पर फिर मदीहा ने किसी तरह उसे समझाकर वहीं रुकने का कहकर खुद अदनान के साथ घर की तरफ चल पड़ी। जारी है अदनान कुक्स फॉर मदीहा। मदीहा पैसेंजर सीट पर चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी और अदनान ड्राइवर करते हुए बीच बीच में उसे देख रहा था, पर मदीहा ने इस बीच ना कुछ बोला ना कुछ कहा। वो बस सिर झुकाए बैठी अपने घुटनों को घूर रही थी। उसे ऐसे गुमसुम देख अदनान ड्राइवर करते हुए ही कहता है, क्या हुआ? मदीहा बिना उसकी तरफ देखे, कुछ नहीं हुआ। अदनान, तुम्हें पता है तुम्हें बिल्कुल झूठ बोलना नहीं आता, इसलिए बेवजह कोशिश कर अपनी एनर्जी मत वेस्ट किया करो। मदीहा हल्की नाराजगी से कहती है, हाँ मैं तो किसी चीज में अच्छी हूँ ही नहीं, मैं तो हूँ ही बेवकूफ, स्टूपिड और डफर। अम्मी सही बोलती है, मेरे से एक काम ठीक से नहीं होता, आज भी मुझसे गड़बड़ हुई, मैं किसी काम की नहीं हूँ। इतना कहते कहते वो लगभग रोने लगी थी। वही उसे ऐसे देखकर अदनान साइड में अपनी कार रोककर उसकी तरफ देखता है जो अभी भी सिर झुकाए बैठी थी। उसे ऐसे देखकर अदनान हल्का सा उसके पास जाकर उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, तुम्हें याद है जब तुम फर्स्ट क्लास में थी तक तुम पोएट्री कंपटीशन में फर्स्ट आई थी? उसकी बात सुनकर मदीहा नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है। इस वक्त उसकी आंखें नम थी। उसे कुछ ना कहता देख अदनान आगे कहता है, और फिर जब तुम हाई स्कूल में थी तब तुम्हारा आर्टिकल स्कूल मैगजीन में छपा था। दादू कितने प्राउड थे तुम्हें लेकर, अम्मी अब्बू चाचू चाची सबने सारे रिश्तेदारों को कॉल कर बताया था। मदीहा अदनान की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। वहीं उसे ऐसे अपनी बात सुनता देख अदनान आगे कहता है, हम सब हर चीज में बेहतर हो ये जरूरी नहीं, पर हम उन चीजों में अच्छे हो जो हम करना चाहते हैं तो ये काफी है। मदीहा अपनी नाक पोंछते हुए, पर आप तो हर चीज में परफेक्ट है। अदनान हल्का सा मुस्कुराकर, तुमसे किसने कहा ऐसा? मैं भी बहुत चीजों में अच्छा नहीं हूँ, जैसे मैं तुम्हारी तरह फन लविंग नहीं हूँ, मुझे गुस्सा ज्यादा आता है और भी काफी कुछ। मदीहा, हाँ आप सही कह रहे हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, इसलिए मैं आपको अकड़ू, गुसेल, घमंडी, चंगेज खान और बदतमीज कहती हूँ। अदनान उसे घूरते हुए, पर तुमने तो कहा था तुम मुझे ऐसे नामों से नहीं बुलाती। उसकी बात सुनकर मदीहा जरा हड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ रोज नहीं बुलाती, कभी कभी बुलाती हूँ। उसकी बात सुनकर अदनान अपना सिर नामे हिलाकर वापस गाड़ी स्टार्ट करता है। उसे पता था इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, ये हमेशा बेवकूफ़ी रहेंगी। गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा जाती है, पर इस बार मदीहा एक तक अदनान को बस देखे जा रही थी, या यूं कहूं कि घूरे जा रही थी। मदीहा की नज़रों से अब इरिटेट होकर अदनान जरा झल्लाते हुए कहता है, क्या है, क्यों घूर रही हो? मदीहा अपनी आंखें छोटी कर उसे और करते हुए हल्का सा उसके ऊपर झुककर अपनी गहरी आवाज में कहती है, कौन है आप? अदनान चिढ़कर, तुमने शादी में एक हाथ चढ़ा तो नहीं ली जो ऐसे पागलों की तरह बिहेव कर रही हो?
मदीहा, नहीं वो मुझे ना भरोसा नहीं हो रहा है कि आप भी मेरी तारीफ कर सकते हैं, इसलिए जरा हैरानी हो रही है, इसलिए कंफर्म करने के लिए पूछ रही हूँ कि आप ठीक तो है, कहीं आपके अंदर किसी और की आत्मा तो नहीं आ गई या फिर किसी ने आप पर जादू टोना तो नहीं करती है। देखिए ऐसा कुछ है तो मुझे बता दीजिए, मैं अभी गाड़ी से उतरकर पैदल घर चली जाऊंगी, मुझे वैसे भी इन सब से बहुत डर लगता है। अदनान उसके सिर पर हल्का सा मारते हुए कहता है, तुम जरा कम दिमाग चलाया करो, वैसे ही नहीं है तुम्हारे पास। उसकी बात सुनकर मदीहा मुंह बनाकर बैठ जाती है और अदनान वापस ड्राइविंग पर फोकस करने लगता है। पर अब मदीहा नॉर्मल हो गई थी, वो थोड़ी देर पहले वाला इंसिडेंट भूल चुकी थी। करीब आधे घंटे बाद उनकी कार हवेली पहुंचती है। मदीहा तो बिना अदनान पर ध्यान दिए अंदर की तरफ चली जाती है और अदनान भी एक नज़र उसे घूरकर ड्राइवर की तरफ चाबी उछालकर अंदर जाता है। घर में कोई भी मुलाजिम मौजूद नहीं था। शबाना जी ने सारे मुलाजिमों को पहले ही सर्वेंट क्वार्टर में भेज दिया था। मदीहा ने हॉल में लगी बड़ी सी वॉल क्लॉक की तरफ देखा तो अभी रात के 10:30 हो रहे थे। घर वाले तो काफी लेट आने वाले थे, यही सोचकर उसका मुंह उतर गया। उसने शादी में भी कुछ नहीं खाया था और अभी वह घर आ गई थी और यहाँ कोई कुछ बनाने वाला भी नहीं था। अदनान जो उसके पीछे पीछे ही आया था, उसका ऐसा उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे 1 मिनट भी नहीं लगा ये गैस करने में कि वो उदास क्यों। अदनान, भूख लगी है। उसकी बात सुनकर मदीहा उसकी तरफ देखकर हाँ मैं सिर हिलाती है तो अदनान आगे कहता है, जाओ कपड़े चेंज करके आओ, तब तक मैं कुछ अरेंज करता हूँ। मदीहा, सर्वेंट तो है नहीं तो क्या फिर आप बनाएंगे? अदनान हल्का मुस्कुराते हुए, गुस्से के अलावा बाकी चीजों में परफेक्ट ही हूँ। उसकी बात सुनकर नदिया चलते हुए वहां से चली जाती है और जाते जाते बस उसके मुंह से इतना निकलता है, घमंडी आदमी। अदनान कुश की बात तो सुनाई दे गई थी पर वो बिना कुछ गए सीधा अपने कमरे की तरफ चला जाता है, चेंज तो उसे भी करना था। करीब आधे घंटे बाद मदीहा किचन में आती है तो उसके कदम दरवाजे पर ही रुक जाते हैं। अदनान किचन में पहले से ही मौजूद था और खाना बना रहा था। एक तरफ अंडे उबल रहे थे, दूसरी तरफ नूडल्स और वो खुद वेजिटेबल कट कर रहा था। उसने कपड़े बदल लिए थे और इस वक्त नॉर्मल ब्लैक हुडी, ब्लैक लोवर और एक एप्रन पहना था। उन बिखरे बालों के साथ भी वो बेहद हसीन लग रहा था। उसकी काम करने की स्पीड और सलीका इतना कमाल का था कि एक पल को मदीहा की नजरें भी ठहर गई। वो बिल्कुल सलीके से सब कर रहा था जैसे कोई 7 स्टार होटल का शेफ हो। यकीनन वो एक परफेक्शनिस्ट था। मदीहा अभी भी बस उसे ही टुकुर टुकुर देख रही थी, तभी उसके कानों में अदनान की आवाज आती है जिसका ध्यान अभी भी सब्जियां काटने में था। अदनान, अगर मुझे देखना हो गया हो तो अंदर आ जाओ। उसकी आवाज से वापस होश में आती है और अंदर आकर उससे नजरें चुराते हुए कहती है, माँ मैं आपको देख नहीं रही थी। अदनान, अच्छा फिर क्या कर रही थी? मदीहा कुछ सोचकर कहती है, देख रही थी कहीं आप खाने में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं मिला रहे हो नोज। उसकी बात सुनकर अदनान जो अभी ब्रोकली काट रहा था उसे घूरकर कहता है, सच अ बैड एक्सक्यूज। उसकी बात सुनकर मदीहा कुछ नहीं कहती क्योंकि उसने सच में बहाना ही बनाया था और अदनान से झूठ बोलना सिवाय बेवकूफ़ी के कुछ नहीं है। वो किचन स्लैब के पास जाकर उस पर उचककर बैठने की कोशिश करने लगती है पर अफसोस बेचारी की 5 फुट 2 इंच हाइट उसके लिए यह मुमकिन ही नहीं हो पा रहा था और वो बार बार उचक कर कोशिश कर रही थी। अदनान जो उसे ऐसे स्ट्रगल करता देख रहा था अपनी सब्जियां छोड़कर उसके पास आता है और उसे कमर से पकड़कर गोद में उठाकर स्लैब पर बिठाता है। मदीहा उसके इस अचानक से किए गए एक्शन से घबरा जाती है और तुरंत उसके कंधे पकड़ लेती है। वही उसे ऐसे घबराते हुए देख अदनान हल्का सा मुस्कुराकर उसकी नाक पकड़कर खींचते हुए कहता है, लिटिल। उसके इस कमेंट पर वो गुस्से में उसे हल्का सा पुश कर कहती है, आई एम नॉट लिटिल, आई एम बिग। अदनान हल्का सा तल्खी में मुस्कुराते हुए वापस जाते हुए कहता है, देखा मैंने। मदीहा, हाँ तो मेरी गलती नहीं है, ये स्लैब ही इतनी ऊंची है। अदनान सब्जियां दोबारा काटते हुए, हाँ बिल्कुल इसमें स्लैब की ही गलती, तुमसे तो कहा कोई गलती होती है, अगर तुम्हारे हाथ से ग्लास टूट जाए तो ग्लास की गलती, कॉफी में नमक डल जाए तो ये भी नमक की गलती, जो उसने तुम्हें बताया नहीं कि वो शक्कर नहीं है, राइट? मदीहा, हाँ और नहीं तो क्या? फिर कुछ रुककर, एक मिनट आप मेरा मजाक बना रहे हो? अदनान, नहीं मैं तो नूडल्स बना रहा हूँ। मदीहा उसके जवाब पर बस उसे घूरती रह जाती है पर कहता कुछ नहीं है। 15 मिनट बाद अदनान एक बोल में नूडल्स बनाकर सर्व करता है। नूडल्स में बहुत सारी वेजिटेबल, टमाटर, बैंगन, एग और भी काफी कुछ था। वो दिखने में ही बहुत डिलिशियस लग रहा था। अदनान उस बोल को मदीहा के पास सरकाता है तो उसे देखकर मदीहा खुद होते हुए कहती है, वो दिस लुक्स सो यमी फेस। इतना कहकर वो बोल उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है तो बोल गर्म होने की वजह से उसका हाथ जल जाता है और उसके मुंह से एक आह निकलती है। ये देखकर अदनान खुद बड़े इत्तेफाक से बोल उठाकर उसके सामने करते हुए कहता है, संभाल कर, भागा नहीं जा रहा। वही मदीहा साइड में चॉपस्टिक्स उठाने लगती है तो अदनान उसके हाथ पर हल्का सा मारकर फोक उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ज्यादा अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है।
उसकी बात सुनकर मदीहा उसे एक नज़र घूरकर फोक लेकर उससे खाने लगती है। अदनान को पता था उसे चॉपस्टिक से खाना नहीं आता और अगर वो खाती तो फिर कुछ गड़बड़ करती, इसलिए उसने उसे पहले ही रोक दिया। मदीहा बड़े मज़े से खा रही थी और अदनान इत्मीनान से उसे निहार रहा था। मदीहा खाते हुए ही कहती हैं, आप नहीं खाएंगे, बहुत टेस्टी है। अदनान तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। उसकी बात सुनकर मदीहा बिना कुछ और कहे वापस खाने लगती है। उसका कोई इरादा था भी नहीं बांटने का, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रही थी और अदनान को ये पता था। अदनान कुछ देर तक उसे बस देखता रहता है और जब करीब आधा बोल खत्म हो जाता है तो वो उस बोल को वापस मदीहा को पकाकर बाकी सब साफ करने लगता है। अदनान ओसीडी थी, उसे हर काम और हर चीज़ सलीके से ही पसंद है। सब कुछ सही से अरेंज करने के बाद जब वो वापस मदीहा के पास आता है तो वो बच्चों की तरफ अपने नूडल्स का रही थी। उसका ध्यान अदनान पर तो था ही नहीं, वही अदनान की नज़रें सिर्फ उस पर थी। वो उसके पास आकर उसके इधर उधर दोनों साइड हाथ रखकर उसकी तरफ हल्का सा झुककर उसे देखने लगता है। तभी उसकी नज़र उसके होठों के पास एक नूडल के एक टुकड़े पर जाती है और वो अपने अंगूठे से उसे हटाकर अपने होठों से लगा लेता है। अपने होठों पर उसके अंगूठे की छुअन से वो कांप जाती है और उसकी धड़कनें इतनी तेज हो जाती है कि अदनान तक को सुनाई दे रही थी। एक सिरहंसी जैसे उसके बदन से होकर गुजरती है और इसी बेख्याली में उसके हाथ से वो बोल हल्का सा टेढ़ा हो जाता है और वो गर्मा गर्म नूडल्स का सूप सीधा अदनान के ऊपर गिरता है और सूप इतना गर्म था कि वो एक झटके से पीछे होकर कहता है, आह बेवकूफ़ लड़की। मदीहा हड़बड़ाते हुए अपना बोल साइड में रखकर एक झटके से स्लैब से कूदकर फिक्र के साथ पूछती है, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से हो गया, ज्यादा तो लगी दिखाई मुझे। अब अदनान क्या कहता, वो सूप उसकी थाइस के ऊपर की तरफ गिरा था। अब वो उसे क्या कहता कि वो कहाँ जला है और कितना जला है, इसलिए गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम चुपचाप दफा हो यहाँ से अभी के अभी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मदीहा इसे कैसे जा सकती हूँ मैं, एक बार दिखाए तो कम से कम। अदनान इरिटेट होकर, क्या चाह रही हो तुम, पेंट खोलूं तुम्हारे लिए अब। उसकी बात सुनकर मदीहा जरा गौर करती हैं और उसे एहसास होता है कि अदनान को जला कहा और ये देखकर वो एक गहरी सांस लेकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं नहीं, आप खुद से देख लीजिए माँ, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से जल्दी से चली जाती है। वहीं उसके जाने के बाद अदनान खुद से गुस्से में कहता है, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, ये हमेशा से ही बेवकूफ़ है और आगे भी वही रहेगी, स्टूपिड। वो अभी कह ही रहा था कि मदीहा दोबारा किचन में आकर अपना नूडल्स का बोल उठाकर ले जाते हुए कहती है, अब आप मेरी बुराई कंटिन्यू कर सकते हैं। और इतना कहकर वहां से चली जाती है फुर्ती से। वही अदनान बस उसे घूरता रह जाता है। जारी है हार्ट अटैक। अगली सुबह सब लोग देर रात घर लौट आए थे और आज मंडे था तो थके होने के बाद भी सबको अपने अपने कामों पर जाना था। अदनान जल्दी सुबह ही बगैर नाश्ता किए निकल गया था। किसी केस के सिलसिले में उसे पुलिस स्टेशन जाना था, क्योंकि वो एक जाना माना क्रिमिनल लॉयर था, तो उसका काम जिंदा और मुर्दा दोनों लोगों से डील करना था। मदीहा और सोफिया भी जल्दी कॉलेज चले गए थे। आज उनकी क्लास जल्दी थी और उम्मीद भी स्कूल के लिए निकल गई थी। बाकी सब फिलहाल नाश्ता कर रहे थे, पर आज सहीर जी कुछ शांत और मुरझाए हुए से लग रहे थे और ये देखकर जमाल जी फिक्र के साथ पूछते हैं, भाईजान क्या हुआ, आज आप ठीक नहीं लग रहे। सहीर जी, हाँ आज तबीयत कुछ ठीक मालूम नहीं हो रही, अजीब सी बेचैनी हो रही है। उनकी बात सुनकर रुखसार जी घबराते हुए कहती है, अरे क्या हुआ बेटा, जमाल बेटा डॉक्टर को बुलाओ। सहीर जी, नहीं अम्मी ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हल्की बेचैनी हो रही हैं। रियान अब्बू आज आप ऑफिस मत जाइए। उसकी बात पर सहमति जताते हुए अजहन भी कहता है, हाँ मामू जान आप घर पर आराम कीजिए, हम हैं ना, सब संभाल लेंगे। सहीर जी मुस्कुराते हुए, अरे तुम लोग तो यूं ही इतनी टेंशन ले रहे हो, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, चाहे तो मैं मीटिंग के बाद घर आ जाऊंगा, पर वो मीटिंग मेरी अटेंड करना जरूरी है। उनकी बात सुनकर शिफा जी परेशान होते हुए कहती है, नहीं आप कहीं नहीं जाएंगे, बस हर टाइम काम काम, आज आप आराम करेंगे बस। सहीर जी मुस्कुराते हुए उनका हाथ पकड़कर कहते हैं, अरे आप यूं ही परेशान हो रही हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मुझे ज्यादा परेशानी लगती तो मैं खुद नहीं जाता, पर यह मीटिंग में मेरा होना जरूरी है, एमडी हूं मैं कंपनी का, समझो। अजहर मामू हम संभाल लेंगे। सहीर जी प्यार से उसका सिर सहलाते हुए, मुझे पता है कि तुम संभाल लोगे, लेकिन मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना, ऐसे मैं उनसे भाग तो नहीं सकता, और वैसे भी इन्वेस्टर बाहर से आए हैं, 1 घंटे की मीटिंग है, उसके बाद में वापस घर आ जाऊंगा, आप लोग बेफालतू इतनी फिक्र ना करें। उनकी बात सुनकर कोई अब और क्या ही कहता कर शिफा जी का मन नहीं मान रहा था, और उन्हें ऐसे परेशान देखकर एक बार नाजिया जी कहती है, भाई साहब ये भी तो जा रहे हैं, देख लेंगे, और अगर इतना जरूरी है तो इन्वेस्टर से कह दीजिए कि कल आ जाए। सहीर जी, अरे नाजिया अब तुम भी शुरू हो गई, हमारे इन्वेस्टर लंदन से आए हैं और आज शाम को वापस जा रहे हैं, इसलिए मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती, और अब बहुत हम जाएंगे मतलब जाएगा, अब और कोई सवाल नहीं।
उन्होंने जैसे अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया था और अब किसी के पास कुछ कहने को नहीं था। सहर जी भी अपना नाश्ता कर कर जमाल जी और अजहर के साथ ऑफिस के लिए निकल गए। रियान भी अपने कॉलेज के लिए निकल गया। नाजिया जी और शिफा जी किचन समेटने आ गए। तभी शिफा जी ने गौर किया कि आज नाजिया जी कुछ परेशान लग रही है। उन्हें ऐसे देख वो पूछती है, नाजिया क्या हुआ, काफी उलझी हुई लग रही हो। नाजिया जी, भाभी आज मैंने एक बहुत अजीब ख्वाब देखा। शिफा जी, कैसा ख्वाब? नाजिया जी, वो मैंने ख्वाब में मदीहा को दुल्हन बना देखा और वो बहुत रो भी रही थी और तब से पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है। शिफा जी मुस्कुराते हुए, अरे तुम ज्यादा सोच रही हो, जो मुमकिन नहीं उसके लिए क्यों परेशान होना, अभी सिर्फ 17 की है वो, उसकी शादी दूर दूर तक मुमकिन नहीं है, फिर क्यों परेशान हो रही हो। कल शादी में गए थे ना, इसलिए ऐसा ख्वाब आया होगा। और फिर कल माशाल्लाह से बहुत प्यारी भी लग रही थी मदीहा। आज एक काम करना, नजर उतार देना उसकी। नाजिया जी, नहीं भाभी, पता नहीं क्यों मन नहीं मान रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ऊपर से फजर सुबह के वक्त ख्वाब आया था और लोग कहते हैं सुबह का ख्वाब सच हो जाता है। नाजिया जी की बातों में डर और परेशानी दोनों थी और उन्हें ऐसे परेशान देखकर शिफा जी उन्हें नॉर्मल करने के लिए कहती हैं, अब तुम ज्यादा सोच रही हो, हम सब है ना, मदीहा के लिए कोई नहीं कर रहा उसकी शादी, तो बस अब मुझे और बहस नहीं चाहिए, समझी। इतना कहकर वो प्यार से नाजिया जी का गाल सहलाकर वहां से चली जाती है, पर नाजिया जी का मन अभी भी नहीं मान रहा था। इधर कॉलेज में बैक टू बैक 2 लेक्चर लेने के बाद अब मदीहा और सोफिया बहुत थक गए हैं। कुछ यही हाल यास्मीन का भी था। एक तो कल रात की शादी की थकान और ऊपर से जल्दी सुबह के लेक्चर, ऊपर से ये आखिर अक्टूबर के हल्की सर्दी वाले दिन, तीनों कैसे अल्लाह अल्लाह कर कर सुबह जल्दी उठकर आई थी, यह वही जानती थी। और यकीनन उन्होंने अपनी इस तकल्लुफ में कॉलेज के सिस्टम को खूब गालियां दी थी। खैर फिलहाल वो लोग कैंटीन में बैठी कुछ गपशप के साथ अपने आखिरी लेक्चर के इंतजार में थी, जिसमें अभी आधा घंटा बाकी था। मदीहा सैंडविच का टुकड़ा खाते हुए कुछ खिस्साते हुए कहती है, ये कॉलेज वाले बिना एकदम बवाल है, मतलब पहले तो खुद टाइम पर सिलेबस नहीं कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद सुबह एक्स्ट्रा क्लास के बहाने जल्दी बुलाएंगे, मतलब अब हम चैन से सोए भी ना हद है। सोफिया, सही कह रही हो तुम तो फिर भी जल्दी घर आ गई थी, हम तो इतनी लेट आए और ठीक से सो भी नहीं पाए, अब बस जल्दी ये लास्ट क्लास खत्म हो ताकि घर जाकर सो पाऊं। अचानक से सोफिया का फोन बजा। कॉलर आईडी पर घर का नंबर शो रहा था। ये देखकर वो जरा हैरानी से कहती है, घर से कौन कॉल कर रहा है? मदीहा, उठाकर देखो। उसके कहने पर सोफिया फोन उठाती है तो उधर से कोई कुछ कहता है, जिसे सुनकर एकदम से उसके हाथ से फोन गिर जाता है और उसकी आंखों से एकदम आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर मदीहा घबराते हुए उठकर पूछती है, क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? सोफिया रोते हुए, अब्बू हार्ट अटैक। वो मदीहा को उसकी कोई भी बात ना सुनाई दे रही थी, ना समझ आ रही थी। वो उसे शांत करते हुए दोबारा पूछती है, तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बताओ सोफिया, मुझे डर लग रहा है। सोफिया नमा आंखों से उसकी तरफ देखकर, मदीहा, अब्बू को हार्ट अटैक आया है, वो सिटी हॉस्पिटल में है। उसकी बात सुनकर मदीहा हैरान हो जाती है। अब उसके भी हाथ पैर जैसे फूलने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे या करे। उसकी भी आंखें एकदम नम हो चुकी थी। ये देखकर यास्मीन दोनों को संभालते हुए कहती है, देखो संभालो खुद को, अभी हम हॉस्पिटल चलते हैं, यहाँ बैठकर रोने से तो कुछ नहीं होगा ना। उसकी बात सुनकर दोनों हाँ में सिर हिलाती है और अपना बैग लेकर तुरंत कॉलेज के बाहर भागती है। वो तो गनीमत थी जो उन्हें बाहर ही ऑटो रिक्शा मिल गई और वहां से वह तीनों सीधा हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है। रास्ते पर सोफिया का रोना बंद नहीं हो रहा था। मदीहा की भी हालत खराब हो रही थी, पर वह सोफिया से ज्यादा समझदार थी इन सब मामलों में, इसलिए उसने अपनी इमोशंस अच्छे से कंट्रोल कर रखे थे और वह सोफिया को संभालने की कोशिश कर रही थी। तो रिक्शा वाले को पैसे देकर तुरंत अंदर जाती है। रिसेप्शन पर पता करने पर उन्हें पता चल जाता है कि सहर जी अभी आईसीयू में, इसलिए वह सीधा आईसीयू की तरफ भागती है। वह जैसे ही आईसीयू के पास पहुंचती है, पूरी फैमिली पहले से ही वहीं मौजूद थे। शिफा जी और रुखसार जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था, सभी परेशान थे। अगर कोई था जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे तो वो था अदनान, जो एक तरफ खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे देखकर बताया नहीं जा सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है या वो इस वक्त क्या महसूस कर रहा है। सोफिया रोते हुए ही सीधा अदनान के पास जाते हैं और हकलाते हुए पूछती है, भाई अब्बू। इसकी आंखें उससे कुछ कहा ही नहीं जाता और वह दोबारा जोर जोर से रोने लगती है। उसे इस तरह रोता देख अदनान खुद उसे अपने गले से लगाकर उसका सिर सहलाते हुए अपनी गहरी आवाज में कहता है, कुछ नहीं होगा, उन्हें शांत हो जाओ, मैं कह रहा हूँ ना, उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। सोफिया अभी भी ब्लैक कर रो रही थी। वही आज मदीहा का सारा ध्यान अदनान के चेहरे पर था। वो उसके एक्सप्रेशन लेस फेस पर एक्सप्रेशन ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर उसका चेहरा बिल्कुल सफेद और कहीं ना कहीं मदीहा को महसूस हो रहा था कि अदनान के अंदर इस वक्त शायद कोई तूफान चल रहा है, जिससे पता लगाना उसके बस की बात नहीं है।
सब लोग अभी परेशान ही थे कि तबीयत अचानक आईसीयू का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। उन्हें बाहर आता देख अदनान उनके पास जाकर पूछता है अब कैसे हैं वो। उसने भले ही यह सवाल काफी नॉर्मल तरीके से ही पूछा था, पर उसकी आवाज में एक ठंडापन था जिसने डॉक्टर को कपकपाने पर मजबूर कर दिया था। पर डॉक्टर जल्दी ही खुद को संभालकर सीरियस अंदाज में कहते हैं, देखिए फिलहाल तो वो खतरे से बाहर है, पर यह काफी मेजर हार्ट अटैक था। अगर उन्हें यहाँ लाने में 10 मिनट भी लेट हो जाता तो हम उन्हें बचा नहीं पाते। फिलहाल वह ठीक है, अभी मैंने नींद का इंजेक्शन दिया है तो बेहोश है। थोड़ी देर बाद हम उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करेंगे, फिर आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। उनकी बात सुनकर सभी एक सुकून की सांस लेते हैं। तभी डॉक्टर अदनान की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर सिद्दीकी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप प्लीज मेरे केबिन में आइए। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। अदनान भी उनके पीछे जाने लगता है तो जमाल जी और अजहन भी उसके साथ जाते हैं। जारी है अदनान का मरिया को जल्न से बचाना। अदनान, जमाल जी और अजहन इस वक्त डॉक्टर के केबिन में मौजूद थे और वहां का माहौल काफी सर्द था, जिसकी वजह सिर्फ अदनान की मौजूदगी थी। उसकी पर्सनैलिटी डॉक्टर को भी डरा रही थी, ऊपर से उसकी वो खामोशी। डॉक्टर कुछ हिम्मत कर अदनान की तरफ देखकर कहना शुरू करते हैं, सर, जैसा कि आपको मैंने पहले कहा कि हार्ट अटैक काफी मेजर था। अगर उन्हें यहाँ लाने में थोड़ी भी देरी होती तो हम उन्हें शायद बचा नहीं पाते। उनकी बात सुनकर अदनान अपनी सख्त आवाज में कहता है, और अगर आप उन्हें नहीं बचा पाते तो मुझसे आपके करियर को भी कोई नहीं बचा पाता। उसकी बात सुनकर डॉक्टर कांप गई, क्योंकि उन्हें पता था वो सिर्फ कह नहीं रहा बल्कि यह करने की ताकत भी रखता है। कहने को तो वो सिर्फ एक वकील था प्रोफेशन से, पर उसकी पहुंच इतनी थी कि वो सरकार तक को अपनी जेब में लेकर घूमता था। उससे सिर्फ कुछ मिनट बात करने के लिए लोग पानी की तरफ पैसे लुटाने पर मजबूर थे। और इतना ही नहीं, ना जाने कितने हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, मॉल का मालिक था वो, जिसमें से एक ये हॉस्पिटल भी था। जमाल जी डॉक्टर को ऐसे अनकंफर्टेबल होता देख खुद पूछते हैं, अब तो ठीक है ना भाई साहब? डॉक्टर, देखिए अभी तो खतरे से बाहर हैं वो, पर उन्हें शायद अंदर ही अंदर कोई स्ट्रेस है जो क्रोनन पेन बनकर हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक को लीड कर सकता है। आप उन्हें खुद रखिए, वो जैसा चाहते हैं वैसा कीजिए। अजहर जी, डॉक्टर, हम उन्हें घर कब ले जा सकते हैं? डॉक्टर, अभी उन्हें होश आएगा, फिर ही कंडीशन देखकर पता चलेगा, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। उनकी बात सुनकर अब किसी के पास कोई और सवाल नहीं था। अदनान तो बिना कुछ कहे उठकर वहां से चला गया। इधर रियान हॉस्पिटल के गार्डन में चुपचाप बैठा था। सहर जी की हालत का गहरा असर हुआ था उस पर। वो अदनान की तरफ इंट्रोवर्ट और कंसर्व नेचर का नहीं था, और ना ही उसमें इतनी मैच्योरिटी थी। जहां अदनान सख्त मिजाज, गुस्से वाला, उसूलों पर चलने वाला था, वहीं रियान जरा चंचल, मस्तीखोर और बिंदास किस्म का था। उसे अदनान की तरफ अपने जज्बातों को खुद में समेट कर रखना नहीं आता था। वो अभी ऐसे मायूसी से ही बैठा था कि तभी यास्मीन, जो किसी से फोन पर बात करने बाहर गार्डन में आई थी, उसकी नज़र उस पर जाती है और उसे ऐसे देखकर वो उसके पास जाकर उसके बगल में बैठते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था तुम रोते भी हो। उसकी आवाज़ से रियान उसकी तरफ देखता है, वो सच में ही रो रहा था। यास्मीन को देखकर वो अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, तुम्हें क्या है, जाओ यहाँ से, अभी मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। यास्मीन, मैं तुमसे बहसबाजी करने आई भी नहीं हूँ। रियान, फिर क्यों आई हो मेरा मजाक बनाने? यास्मीन उसके कंधे पर हाथ रखकर बेहद नर्म लहजे में पूछती है, रियान तुम ठीक हो ना? उसने यह इतनी फिक्र और प्यार से पूछा था कि रियान से और बर्दाश्त नहीं हो पाया और वो एकदम से उसके गले लगकर रोने लगता है। इस वक्त शायद उसे जरूरत भी थी किसी के सहारे की। वही उसके ऐसे अचानक गले लगाने से यास्मीन चौंकी, पर फिर उसे ऐसे रोता देख वो भी आहिस्ता से उसकी पीठ थपथपाने लगती है। वही रियान रोते हुए कहता है, अब्बू। वो उन्हें हार्ट अटैक, इससे आगे उससे कुछ कहा ही नहीं गया और वो फिर रोने लगा। यास्मीन उसे चुप कराते हुए कहती है, रियान अंकल ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ उन्हें, तुम ऐसे रोना बंद करो। अगर तुम रोओगे तो बाकी लोगों को और समझाऊंगा, तो प्लीज चुप हो जाओ। ऐसे ही वो कुछ देर तक उसे चुप कराती रहती है और रियान को भी उसकी बातें अच्छी लग रही थी। इधर हॉस्पिटल की छत पर अदनान सीलिंग के पास खड़ा एकटक पूरे शहर को देख रहा था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था हमेशा की तरह अभी भी अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था। वो अभी शहर की तरफ देख ही रहा था कि तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो अपने साइड में देखता है तो वहां कबीर खड़ा था। कबीर हल्की नाराजगी से, तू बता नहीं सकता था कि अंकल को हार्ट अटैक आया है? अभी अजहन ने कॉल किया मुझे। अदनान बिना किसी भाव के अपनी गहरी आवाज में, अगर बता भी देता तो तुम क्या कर लेते? तुम न्यूरोलॉजिस्ट हो, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं। कबीर चिढ़ते हुए, तब भी मुझे यहाँ होना चाहिए था। दोस्त हूँ मैं तेरा यार, तुझे मेरे सामने ऐसे इमोशनलेस बनने की जरूरत नहीं है। अदनान, हो गया तुम्हारा, जाओ अब। कबीर, अदनान यार तू ऐसा तो नहीं था, भूल क्यों नहीं जाता उस हादसे को यार, आगे बढ़, वो नहीं है अब हमारे साथ। अदनान उसकी बात बदलते हुए पूछता है, कहाँ है वो?
कबीर को पता था वो बात बदल रहा है और ये हमेशा का था, उसे इस बारे में बात करना कभी पसंद नहीं था। कबीर भी ज्यादा ध्यान ना देते हुए उसके सवाल का जवाब देता है, कहाँ होगी, नीचे ही है सोफिया के पास, तुझे पता तो है कितनी सेंसिटिव है वो, और ऊपर से सहीर अंकल तो ज्यादा क्लोज है, उसके ताया अब्बू है उसके। अदनान उसकी बात पर कुछ कहता उससे पहले ही उसका फोन बजा। उसने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से कोई कुछ कहता है जिसका बिना कोई जवाब दिए अदनान फोन कट कर देता है और वहां से जाने लगता है। तो कबीर पूछता है, किसका कॉल था और कहाँ जा रहे हो? अदनान, अब्बू को होश आ गया है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और कबीर भी उसके पीछे जाता है। इधर अदनान इमरजेंसी वार्ड के पास पहुंचता है तो उसके कदम दरवाजे पर ही रुक जाते हैं। सहीर जी अंदर बेड पर टिककर बैठे थे, उनकी एक तरफ शिफा जी बैठी थी और दूसरी तरफ रुखसार जी, बाकी सब भी वहीं मौजूद थे। शिफा जी रोते हुए शिकायत कर मैंने कहा था ना आपसे कि मत जाए, पर आपको तो मेरी बात ही कभी सुनी नहीं होती, देखिए अब क्या हो गया, आपने कभी सोचा भी था अगर आपको कुछ होता तो हम सबका क्या होता? सहीर जी, अरे लेकिन कुछ हुआ तो नहीं है न, केवल एक छोटा सा हार्ट अटैक आया है। जमाल जी उन्हें डांटते हुए, भाईजान आपको पता भी है अगर आपको यहाँ लाने में 5-10 मिनट लेट हो जाता तो आज आप हमारे सामने होते नहीं, और आपको एक छोटा सा हार्ट अटैक लगता है। सहीर जी, दो भाई, अब तो हमें छोटा भाई भी डांटने लग गया है, हमारी तो कोई इज्जत रही नहीं है। उनकी बात सुनकर सभी हल्का सा मुस्कुरा देते हैं और रुखसार जी उनका सिर सहलाते हुए नम आंखों से कहती है, अपना ख्याल रखा करो सहीर, अभी तो मेरे खुद के पैर कब्र में लटक रहे अपने बच्चे को अगर कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सहीर जी, नहीं अम्मी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, कोई नहीं मर रहा है, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सोफिया जो वही खड़ी सिसक रही थी उसे देखकर सहीर जी उसे अपने पास आने का इशारा करते हैं तो वो दौड़ते हुए उनके पास आकर उनके सीने से लगकर रोने लगती है और सहीर जी प्यार से उसका सिर सहलाने लगते हैं। दूर खड़ा रियान भी नम आंखों से उन्हें देख रहा था, उसकी आंखों में भी आंसू देखकर सहीर जी आंखों से उसे भी पास आने का इशारा करते हैं तो वो भी उनके पास आकर उनके गले लग जाता है। बच्चों के लिए माँ बाप बहुत अजीज होते हैं, अगर दोनों में से किसी को भी कुछ हो तो बच्चों पर क्या बीती है ये बताना बहुत मुश्किल है। सहीर जी अभी कुछ और कहते तभी उनकी नज़र दरवाजे पर खड़े अदनान पर जाती है जो बिना किसी भाव के उन्हें देख रहा था, पर उसकी आंखों में कुछ जज्बात जरूर थे जिन्हें सहीर जी अच्छे से पहचानते थे। वो सोफिया और रियान को हल्का सा दूर कर अदनान की तरफ देखकर उसे बुलाते हैं। सहीर जी अदनान से, अगर अंदर आकर बाप का हालचाल पूछ लोगे तो तुम्हारा तकव्वुर घमंड कुछ कम नहीं हो जाएगा। उनकी बात सुनकर सभी का ध्यान अदनान पर जाता है जो अभी भी दरवाजे पर खड़ा था। सहीर जी की बात सुनकर वो भी अंदर आता है और उनके बेड के पास रखे स्टूल पर बैठकर अपनी गहरी आवाज में पूछता है, कैसा फील कर रहे हैं अब आप? सहीर जी, काफी बेहतर। अदनान, डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस लेने के लिए मना किया है, इसलिए बेहतर होगा कि अब आप फालतू की चीजें ना सोचे। सहीर जी, तुम भी जानते हो हमारे स्ट्रेस की वजह, और उसे कम भी तुम ही कर सकते हो। उनकी बात का मतलब अदनान समझ गया था पर वो कहता कुछ नहीं है। सहीर जी भी उससे आगे कुछ नहीं कहते। वो एक बार अपनी नजरें कमरे में दौड़ाते हैं तो उन्हें सबसे पीछे मदीहा खड़ी दिखती है जो टुकुर टुकुर उन्हें ही देख रही थी। उसे देखकर वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे हमारी सोनचिड़िया इतनी दूर क्यों खड़ी हैं, इधर आओ, अपने ताया अब्बू से नहीं मिलोगी? मदीहा जो जमाल जी के पीछे खड़ी थी सहीर जी की आवाज सुनकर एक बार जमाल जी की तरफ देखती है और जब वो उसे जाने का इशारा करते हैं तो वो उनके पास जाती है और बेड पर ही उनके पास बैठ जाती है। उसकी आंखें कुछ नमः थी और नजरें झुकी हुई थी। मदीहा के लिए जितने अजीज जमाल जी थे उतने ही अजीज सहीर जी भी थे, या शायद उनसे भी ज्यादा। वो सिर्फ कहने के लिए उसके ताया अब्बू नहीं थे बल्कि उसे लाड भी बहुत करते थे। आज उन्हें ऐसे देखकर डर तो वो भी गई थी पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रिएक्ट कैसे करे, क्योंकि अगर वो रोने बैठ जाती तो सब और परेशान होते। उसकी आंखें नम देखकर सहीर जी प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहते हैं, अरे मेरी सोनचिड़िया रो क्यों रही है भाई, किसी ने कुछ कहा तो बताऊं, अपने ताया अब्बू को अभी रिमांड लेता हूं उसकी। उनकी बात सुनकर मदीहा नजरें उठाकर उन्हें देखती है तो एक आंसू उसकी आंख से बह ही जाता है और वो रोते हुए ही कहती है, तारा अब्बू, हम सब बहुत डर गए थे, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? उसकी मासूमियत भरी आवाज सुनकर सहीर जी की भी आंखें नम हो जाते हैं। कितनी मोहब्बत थी उसमें घर वालों को लेकर, शायद उसकी यही मासूमियत एक वजह थी जो वह सहीर जी और शिफा जी को सोफिया से ज्यादा अजीज थी। अदनान वो वही उसके पास ही बैठा था, वो भी उसे ही एक टक देख रहा था। कहने को वो उसे हमेशा बेवकूफ़ कहता था पर जब बात रिश्तों की संजीदगी की आती है तो वो शायद उससे भी कहीं ज्यादा समझदार थी। सहीर जी बेटा अब देखो ठीक हूँ मैं, बिल्कुल तुम्हारे सामने तो बैठा हूँ। उनके कहने पर मदीहा भी जरा शांत होती है। सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। इस बीच अदनान की नजरें सिर्फ मदीहा पर थी जो सहीर जी से ही बात कर रही थी।
तभी वहां नर्स आती है, उसे ड्रिप चेंज करना था और अदनान भी डॉक्टर से कुछ बात करने जाने लगता है, पर नर्स के साथ में एक केटल थी जिसमें गर्म पानी था जो वो सहीर जी के लिए ही लाई थी, पर अचानक पैर स्लिप होने के कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो केटल उसके हाथ से गिरती है और उसका पानी मदीहा पर गिरने ही वाला था, पर उससे पहले ही अदनान उसे एकदम से उठाकर अपने सीने में छिपा लेता है, जिससे वो पानी मदीहा की जगह अदनान की पीठ पर गिरता है। इस एक्शन से सभी घबरा गए थे। मदीहा जो अभी भी अदनान के सीने से लगी थी, उसे तो समझ नहीं आया कि हुआ क्या। वही शिफा जी घबराते हुए अदनान की तरफ बढ़कर कहती है, या अल्लाह अदनान बेटा। उनकी आवाज़ मदीहा अदनान उसके सीने से सिर निकालकर उसकी तरफ देखती है और अदनान भी मदीहा को उसके कंधों से पकड़कर ऊपर से नीचे तक अच्छे से चेक करते हुए पूछता है, ठीक हो तुम, कहीं लगा तो नहीं। मदीहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे क्या, मतलब अदनान की खुद पूरी पीठ गर्म पानी से जल चुकी थी, पर अभी भी उसने एक आह तक नहीं निकली थी और उसे सिर्फ मदीहा की फिक्र थी। नाजिया जी भी फिक्र से मदीहा को अपनी तरफ कर कर पूछती है, बच्चे ठीक है ना तू? मदीहा, मैं ठीक हूँ अम्मी, कुछ नहीं हुआ। इसकी मंजूरी मिलने के बाद कहीं जाकर नाजिया जी को चैन आता है। वही शिफा जी नमा आंखों से अदनान की पीठ देखकर घबराते हुए कहती है, या अल्लाह अदनान ये बहुत जल गया है बेटा, अभी डॉक्टर को बुलाओ कोई। अदनान उन्हें बीच में रोककर, अम्मी कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। इतना कहकर उसकी नज़र उस नर्स पर जाती है जो अभी भी वही खड़ी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की। अब उसे देखकर अदनान को याद आता है कि अगर वो मदीहा को नहीं बचाता तूफानी उसे पर गिरता, और यह सोचते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वह सोच भी नहीं सकता था कि वह नाजुक सी लड़की इतना दर्द पर बर्दाश्त करती। अदनान गुस्से में चिल्लाते हुए उस नर्स से कहता है, जब काम आता नहीं है तो करती क्यों हो, अभी के अभी निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। उसके ऐसे चिल्लाने पर वो नर्स बहुत डर जाती हैं और चुपचाप वहां से निकल जाती है। उसमें हिम्मत नहीं थी कुछ कह सके। रुखसार जी, अदनान बेटा बहुत जल गया है, एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। अदनान, आप फिक्र मत कीजिए दादी, ठीक हूँ मैं। डॉक्टर के पास डिस्चार्ज का प्रोसीजर पूछना जा रहा हूँ, आप लोग घर चले की तैयारी कीजिए, हम अभी घर जाएंगे। इतना कहकर वो बिना किसी की सुन वहां से चला जाता है। वहीं बाकी सब लोग उसकी फिक्र में उसे देखते रह जाते हैं, क्योंकि वो बाकी बहुत जल गया था, पर उसे अपनी फिक्र कब थी। कबीर, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूँ उसे। इतना कहकर वो भी उसके पीछे चला जाता है और बाकी सब वही रह जाते हैं। सभी को अदनान की फिक्र हो रही थी। वहीं मदीहा का दिल आज अजीब तरह से धड़का था। अदनान का उसे बचाना, उसकी तकलीफ खुद पर ले लेना, यह बात शायद उसके दिल पर एक गहरा असर कर गई थी। मदीहा इन्हीं ख्यालों में गुम अपनी जिंदगी के एक बहुत बड़े बदलाव से अनजान थी। वो अनजान थी इस बात से कि महज कुछ घंटों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है और जो उसने कभी नहीं सोचा था वो होने वाला है। गाइज, अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग फोल्डेड हैंड्स।